क्या हालचाल है? बढ़िया हो? आज बेंच उंच नहीं पीटे यार तुम लोग? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। मतलब अच्छा लगा, किसी बैच में पढ़ाने आए हैं। रोज लगता है मुजरा करने चलो उस बैच में। बैठो भाई। अच्छा लगा, इसीलिए मैंने पूछा। यही पीसफुल माहौल होना चाहिए। अबे डॉक्टर हो यार तुम लोग, चपरासी नहीं हो यार। समझ रहे हो? चिल्लाना तुम लोगों को शोभा वोभा नहीं देता है। तुम लोगों को सिर्फ पैसा कमाना शोभा देता है। पैसा कमाओ, दुआ कमाओ, बस दो चीज। और रात को दारू पियो। कौन है रे? कह रहे रात को दारू पियो? नहीं भाई, रात को भी पेशेंट देखो। मुझे याद है मेरी लाइफ में एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो गांजा पियो। कौन है ये गांजा वाला? है? जाने तो, मैं बोलूंगा ही नहीं। सुनो तो, हुआ क्या, उसकी तबीयत खराब हुई। उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हुई। विजय सरदाना डॉक्टर का नाम है, कोटा में है। कोटा मेडिकल कॉलेज का इस समय प्रिंसिपल भी, और एम्स में न्यूरो सर्जन बहुत अच्छा था। उसकी खूबी पता है क्या थी? वो ना एकदम, मतलब जब तक मैं उसे दिखाने गया था, मतलब दिखाने क्यों गया था, वो बहुत सीरियस कंडीशन में हो गया था। तो ये हुआ, एक ही डॉक्टर इसको कोटा में पूरे बचा सकता है, उसका नाम था विजय सरदाना। विजय सरदाना के पास गए। तो विजय सरदाना की खूबी पता है क्या थी? 350 या 650 रुपया लेता था टोटल, या 550। और रात को 3:30 बजे तक पेशेंट देखता था। नो डाउट हर 2 घंटा में थोड़ा थोड़ा। समझ रहा हो ना? था ये था उसके साथ। लेकिन भाई 3:30 बजे तक देखता था, और सुबह 9 बजे वो हॉस्पिटल में मिलता था आदमी। एंड ही वॉज लिटरली बहुत बढ़िया डॉक्टर। मतलब एज 60 प्लस हो चुकी थी एज। और बस एक ही चीज था कि मतलब ये नहीं बचा पाए तो फिर एस प्रधान ही भारत में इनको बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं बचा सकता है। लड़का भी, उम्र कितनी थी उसकी? 20 साल रही होगी मैक्सिमम। अब क्या किया जाए यार, पेरेंट्स तो परेशान होंगे। एनी हाउ, लेकिन एनी हाउ सेव कर लिया। तो उस डॉक्टर के लिए बड़ी इज्जत थी। इज्जत पता है क्यों थी? वो सुबह 9 बजे से काम करना चालू करता, और रात को 3:30 बजे तक काम करता अपने घर पे। और मतलब कभी भी तुम चले जाओ, 3:30 बजे तक उसके यहाँ पेशेंट की लाइन लगी रहती। तो पैसा भी कमाता था वो। ऐसा नहीं है पैसा नहीं कमाता था, लेकिन पता है मिनिमल चार्ज लेता था सबसे। 550 रुपया लेता था। अब तुम 550 रुपया से मानो, कम से कम ना करते हुए एक दिन में कितना पेशेंट देखता होगा पता है? 2,000 आदमी से मिलता होगा वो कम से कम। ऐसे ही बैठे बैठे पता है वो कितना निकाल लिया? 25 लाख रुपया निकाल दिया। बैठे बैठे निकाल दिया भाई। आप अगर कैलकुलेशन करने जाए तो 20-25 लाख रुपए आराम से निकाल दिया। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ उसके जरिए। लेकिन सोचो, पैसा भी कमा रहा है, लेकिन उसका सम्मान भी है। मैं जीवन में जहां भी रहूंगा, मैं उसका सम्मान जरूर करूंगा। क्यों? ये बात कब से है? 2014 की ये बात है। आज क्या चल रहा है? 24। 10 साल। लेकिन वो डॉक्टर डॉक्टर था। अब ऐसे ही एक और मेरी लाइफ में 2 डॉक्टर ने बड़ा प्रभावित किया। एक डॉक्टर एसके दीक्षित ने, शशिकांत दीक्षित। मतलब ये एग्जाम्पल मैं क्यों देता हूं, मेरे दादाजी जो मेरे लिए सबसे प्रिय थे, एकदम एंड स्टेज में थे। ठीक है? उनको ना हमने पूरे इंडिया में ट्राई करवा लिया, जो सबसे बेस्ट ऑन्को का हॉस्पिटल था वहां लेके गए। फर्क इतना ही हुआ, 4th स्टेज में पहुंचने के बाद भी उनको पेन नहीं हुआ था। मतलब मेडिकेशन हमने तगड़ी रख रखी थी। तो हुआ क्या, सब जगह। लेकिन पता है क्या हुआ? कि एक्चुअल में वो घर आए, जैसे ही घर, जैसे मेरा गोरखपुर है तो घर आए, तो वो ना शुरू से एसके दीक्षित को दिखाते थे। और एसके दीक्षित की एक बड़ी अच्छी बात थी, वो पेशेंट एक बार अगर उसके पास चला गया तो वो पेशेंट उसका है। उतना प्यार से बात करता था। सबसे पहली चीज, बात बहुत प्यार से करता था। हाव भाव बड़ा अच्छा था। एंड में पता है उनको हम बेस्ट से बेस्ट जगह पे ले जा रहे थे, लेकिन उनका कहना पता है क्या था? लास्ट मोमेंट 2 दिन पहले, मुझे उसी के पास जाना है। मतलब सोच रहे हो यार, उसने कैसी होल्ड बनाई थी पेशेंट के ऊपर, कि पेशेंट की मृत्यु सामने खड़ी है, लेकिन वो किस डॉक्टर को पूछ रहा है कि उसी के पास जाना है। अहमदाबाद से हमें उन्हें वापस लेके आना पड़ा। अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा ऑन्कोलॉजी का हॉस्पिटल, जिद पे अड़ गए। अब ये हुआ कि यार लास्ट मोमेंट हम कुछ भी नहीं उनके साथ। बोले कि नहीं, मुझे उसी डॉक्टर का शक्ल देखना है बस। इतना क्लोजली उसने कनेक्ट कर लिया था। और एक ये केस नहीं मैं बता रहा हूं, बहुत इंस्पायर किया इस केस ने। मतलब सोचो यार, किसी की मृत्यु सामने खड़ी और वो चूज कर रहा है कि मुझे ये डॉक्टर चाहिए। और ऐसी लाइफ मैंने 2 लोगों की देखी। एक मेरा दोस्त था सुयस, उसके भी दादाजी के साथ सेम कंडीशन, यूरिन की प्रॉब्लम हुई थी। और प्रॉब्लम होते होते किडनी विडनी में इंफेक्शन फैल गया था। वो मुश्किल से, मुझे लगता है कि 48 घंटे बाद उसके वो भी नहीं रहे थे। लेकिन 48 घंटे पहले उनके जुबान पे ये था कि एसके दीक्षित के पास मुझे जाना है। इनफैक्ट मैं अगर अपनी तरफ के बूढ़े लोगों की जितनी बात करूं, सब एसके दीक्षित। तो एसके दीक्षित क्या है? तो वो भी इंसान ही ना। तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का हाव भाव बहुत कुछ कहता है। और सच बता रहा हूं तुमको, तुम अपने अंदर अगर वो हाव भाव ला पाओगे तो ही तुम्हारा दिमाग वैसे चलेगा। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगा तुम्हारा हाव भाव, लेकिन तुम मानो 2 से 10% तुम्हारे एग्जामिनेशन के अंदर तुम्हारी मेंटल साइकोलॉजी जरूर रोल प्ले करेगी। तो बेहतर है कि अपनी साइकोलॉजी को उस अनुसार रखिए।
भरोसा रखिए। आप समझिए, आपने कभी सोचा है नीट का पेपर जो बनाया जा रहा है इतना, तो इतना मतलब कहा जा रहा है इतना टिपिकल क्यों? टिपिकल इन द सेंस कि टाइम बहुत कम क्यों? क्योंकि वो यही चेक करना चाहते हैं, केस एक से एक आएंगे, कौन बेहतरीन है जो सबसे पहले उठा के अपना हथियार चालू हो गया। वो प्रेशर आपको आज से फील करना पड़ेगा। जेई का प्रेशर है, जेई में 6 मिनट 7 मिनट एक सवाल के लिए दिए जा रहे हैं एडवांस के अंदर, तुम्हारे में नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट भी वैसा है भाई। कोडिंग करने बैठेगा तो तुरंत सेकंड्स में नहीं करके हट सकता, 6 से 7 मिनट एक प्रोग्रामिंग के लिए उसको चाहिए। एक सिविल इंजीनियर है तो एक ढांचा बनाने के लिए उसको कम से कम आधा घंटा चाहिए। तो हर इंसान से हर तरीके का काम करवाया जाता है। समझो, आप जिस प्रोफेशन में जाने वाले उसकी साइकोलॉजी को पकड़ लो थोड़ा सा। अच्छा लगा आज जब आए तो मतलब ये नहीं कर रहे थे, थपड़ियों पर ये नहीं पीट रहे थे तुम लोग। हाँ मतलब ये किसी भी क्लास में मत करो। नाउ दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू बी वेरी सीरियस। दिस इज द टाइम दोस्त। दे एक चीज याद रखना, दिवाली के बाद दिवाला निकलेगा तुम्हारा। बेहतर है अब सीरियस होना शुरू हो जाओ। जुलाई आ चुका दोस्त, जुलाई भी क्या, जुलाई जा रहा है, जुलाई आपकी नजरों से जा रहा है, अगस्त आ रहा है। बहुत 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 वो नहीं कर सकते अब। कर ली जितनी मजाक मस्ती वाली उम्र थी कर ली। ये अगस्त गलतियों का महीना है, खूब गलतियां करो यहाँ पे। सितंबर गलतियों का महीना है, खूब गलतियां करो, लेकिन अक्टूबर में वो सारी गलतियां एलिमिनेट हो जानी चाहिए, सीरियसनेस एकदम आ जानी चाहिए। टाइम टेबल बना रहे हैं, फाड़ रहे हैं, नहीं हो पा रहा है रिवीजन, फिर से दूसरा अभी बनाओ। मैंने कहा ना अगस्त गलती करने का महीना है तुम्हारे। अक्टूबर के बाद गलती की, जिंदगी दूसरा मौका तुमको नेक्स्ट ईयर ही देगी, इस साल नहीं देगी। अक्टूबर से पहले जितनी गलतियां करनी है कर लो। अब गलतियां पता है कौन सी शुरू होनी चाहिए? एकेडमिक वाली गलतियां। अभी तक आप मान लीजिए कि अब एक एक चैप्टर सब में हो गया, सब में एक एक सेक्शन। मेरा तो अगर मान के देखा जाए, मेरा अगर 100% है तो 12 से 15% का सिलेबस इनऑर्गेनिक खत्म, केमिकल बॉन्डिंग खत्म हुआ सीधा 40%, कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ सीधा 70, डीएनएफ ब्लॉक खत्म हुआ 80, 20% आया तुम्हारा ब्लॉक। और ये सॉल्ट ब्लॉक भी मैं अगर तुमसे बात करूं, डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक काफी हद तक अगर मैं बात करूं इधर ही कवर हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा सॉल्ट। तो मैं तुमको बता रहा हूं हर सिलेबस 10% पार कर चुका है। अब प्रिपरेशन भी आपकी 10% पार कर जानी चाहिए। अगर नहीं कर रही है प्रॉब्लम है दोस्त, नोट करना शुरू करो। नाउ दिस इज द हाई टाइम जहां शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर दो। अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द हाई टाइम जहां पे एग्जाम्पलर सॉल्व करना चालू कर दो, केमिस्ट्री के अंदर, नॉट इन फिजिक्स, ठीक है। दिस इज द हाई टाइम जहां पे एनसीईआरटी के सवाल कम से कम ना करते हुए हर दिन 20 से 25 सवाल, 20 से 25 सवाल हर सब्जेक्ट के अंदर हैबिट होनी चाहिए। अगर आप 3 घंटे के पीयर प्रेशर को मेंटेन करना चाहते हो, आज से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए 20 से 25 सवाल हर सब्जेक्ट के अंदर लगाने हैं। आप अगर लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे, और दूसरी चीज होगी, पहली बार सवाल लगाओगे हो सकता है स्पीड ना बढ़े, तो एक चीज समझो, पहले भागना सीखना पड़ेगा, फिर भाग पाओगे। तुम पहले दिन स्पीड और एक्यूरेसी चाहते हो, तुम रिजल्ट नहीं चाहते हो। प्रॉब्लम ये है, तुमको पहले दिन रिजल्ट मांगना है, खुद से रिजल्ट मांगना है। टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो टाइम धीरे धीरे कंट्रोल होगा। तुम टाइम को पहले कंट्रोल करके और सब्जेक्ट को अच्छा नहीं बना सकते, सब्जेक्ट को अच्छा बना के तुम टाइम को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, बट वी पीपल हैव टू ऑलवेज वेट फॉर राइट टाइम। ये बहुत अच्छी बात कही गई है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, लेकिन हम इंसानों को सही समय का हमेशा इंतजार करना पड़ता है। दिस इज द राइट टाइम जहां पे अपनी गलतियों पे अब काम करना शुरू कर दीजिए। एकेडमिक्स की जितनी गलतियां हैं लिखिए, एलिमिनेट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, दिमाग में कभी भी कोई भी थॉट आए, जस्ट ट्राई टू पेन राइट इट डाउन, लिखने की कोशिश करो। ये प्रॉब्लम्स है, अनटिल और अनलेस तुम नहीं लिखोगे तुम उस प्रॉब्लम पे काम नहीं कर पाओगे। तुम वो प्रॉब्लम लिखो पहले कि प्रॉब्लम क्या है, अब फिर सोचो सॉल्यूशन क्या है इसका। थोड़ा सा आप दौड़ाना चालू करो, जितनी गलती करनी थी कर ली, जितनी मजाक मस्ती करनी थी कर ली, जितनी आशिकी लड़ानी थी लड़ा ली। अब इसके बाद लड़ाओगे तो जिंदगी तुम्हें लड़ा देगी। बताइए लास्ट टर्न पे टॉपिक क्या पढ़ाया था मैंने? क्वेश्चन करा रहा था, है ना? क्या पढ़ा रहा था? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, लास्ट वाला बताया था या नहीं बताया था? ये भी एक्सप्लेन कर दिया था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हाँ है ना? लिखो एक क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर which of the following pair which of the following pair will react with concentrated H2SO4? पहला ऑप्शन NaI एंड NaBr,
पहला ऑप्शन NaI एंड NaBr, NaI एंड NaBr। दूसरा लिखो NaCl एंड NaF, NaCl एंड NaF। तीसरा लिखो NaF एंड NaI। और चौथा लिखो NaI एंड NaBr, NaI एंड NaBr। लिख लिया है? कौन सा ऑप्शन है ये? और दूसरा क्या बोला है? NaF एंड NaCl। तीसरा क्या बोला है? NaF एंड NaBr। अब एक और लिखो NaF एंड NaCl। ये तो नहीं हुआ है? हो गया NaF एंड NaCl, NaF एंड NaI, NaI एंड NaBr, NaF एंड NaI, NaF एंड NaI। ये भी हुआ है। तो कौन सा बचा बे? NaF एंड NaBr। ये कर लो। चलो क्वेश्चन क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग, रिएक्ट तो सब करेंगे। आप ये मुझे बताइए, रिएक्ट तो ये सारे के सारे करेंगे, ठीक है। ये मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइज होगा। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉन्संट्रेटेड H2SO4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉन्संट्रेटेड H2SO4। कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से कौन ऑक्सीडाइज होगा? क्या हो जाएगा? NaI एंड NaBr। पक्की बात है? बोलो हाँ है ना। अब देखिए जरा गौर से, कुछ बातें मैं बताता हूं कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से रिलेटेड। कॉन्संट्रेटेड H2SO4, अब देखो यहां पे बाकियों के साथ पूछेगा तो बता सकते हो। जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूं, एक बात मुझे बताओ, F- के साथ कॉन्संट्रेटेड H2SO4 क्या करता है? ये बताओ। कॉन्संट्रेटेड H2SO4 F- के साथ HF बनाता है। बोलो हाँ है ना। यानी कि इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? एचिंग ऑफ ग्लास। क्या बोला जाता है? एचिंग ऑफ ग्लास। अच्छा, Cl- के साथ क्या धुआं उड़ाता है? क्या करता है? बोलो जल्दी। किस कलर का? व्हाइट फ्यूम। कैसा ही उड़ाता है? बोलो जल्दी। व्हाइट फ्यूम। कैसा? व्हाइट फ्यूम। अच्छा, Br- के साथ इसको कैसा लाल लाल कर देता है? कैसा कर देता है? Br2, ठीक है। कैसी होती है? रेडिश ब्राउन। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। अच्छा, उसके बाद से I- को क्या करता है? बोलो जल्दी। I2 मतलब किस कलर का होता है? वॉयलेट। ठीक है, बोलो हाँ है ना। तो ये चार होते हैं, ये याद रखना। इन एनायंस का टेस्ट भी करवाता है, और टेस्ट का रिजल्ट क्या होता है ये सॉल्ट एनालिसिस में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। याद रखना, सॉल्ट एनालिसिस अभी ऐड ही हुआ है और सवाल बन सकता है कि यहां पे अगर हम बात करें पहले तो कौन से एनायन का टेस्ट करवाता है, तो ये चार मेजर एनायन है। प्रोडक्ट क्या बनता है, फ्यूम कैसा आता है, वेपर कैसा उठता है, जैसे इसका वॉयलेट वेपर होता है, इसका रेडिश ब्राउन होता है, इसका व्हाइट होता है, और ये क्या होता है अगर हम बात करें HF, तो वैसे तो देखा जाए तो ये कैसा होता है? एचिंग ऑफ ग्लास हम इसे कहते हैं, और ग्रीनिश येलोइश होता है। लेकिन इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा Cl, Br2 और I2। I2 कैसा है? वायलेट सॉलिड। Br2 कैसा है? रेडिश ब्राउन। HCl कैसा है? व्हाइट फ्यूम। ये तीनों बातें आपको कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसकी तरह काम करता है बताना जरा। अगर मैं तुमसे बात करता हूं क्या वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है या नहीं करता है? डिहाइड्रेटिंग वर्ड कॉन्सेंट्रेटेड, एक एक करके समझो यहां पे। मतलब अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि भैया देखो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब पानी एक्सेस में है या पानी की कमी है, ये बताओ। अगर मेरे भाई यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया? पानी की कमी। कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड का मतलब क्या हो गया? पानी की कमी। मानते हो मेरी बात को? तो पानी की कमी है तो पानी सोखेगा या नहीं सोखेगा, ये मुझे बताओ। तो एक बात बताओ, क्या ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा या नहीं करेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सर दो तीन एग्जांपल दो जरा। तो पहला एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से निकल के आता हुआ हेलो अल्किन्स हेलो एरिन्स चैप्टर का नाम है, जिसके अंदर पढ़ाया जाता है एक रिएक्शन, जिस रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। सर अगर एलिमिनेशन रिएक्शन में हम बात करते हैं, ये रहा CH2, ये रहा CH2, यहां पे लगा दी आपकी फेवरेट चीज यानी कि OH यानी कि अल्कोहल। अब अगर सच में बात करूं तो ये क्या रहा? हाइड्रोजन रहा। जब हम इस इथाइल अल्कोहल को, जो कि आपका फेवरेट मॉलिक्यूल है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। एक्चुअल में मिथाइल अल्कोहल आप नहीं पीते हैं, आप जो पीते हैं वो क्या पीते हैं? इथाइल अल्कोहल। सर हम नहीं पीते हैं, कोई और पीता होगा। खैर मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने कहा ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जो होता है उसे वुड स्पिरिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वुड स्पिरिट। क्या कहा जाता है? वुड स्पिरिट, जो कि कैसा होता है? पॉइजनस होता है। कैसा होता है? पॉइजनस होता है। इसीलिए बिहार में अगर दारू मिले तो गलती से भी मत लेना।
क्यों? क्योंकि उसमें क्या मिलाते हैं? स्पिरिट। क्या मिलाते हैं? स्पिरिट। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए वो क्या बन जाता है? पॉइजनस। क्या बन जाता है? पॉइजनस। तो जब भी पीना है प्योर, और क्या पीना है? इथाइल। समझ रहे हो मेरी बात को? बिहार में मिलने वाली बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके अंदर पता है क्या मिला देंगे? स्मॉल अमाउंट में CH3OH। परसेंटेज बढ़ गया तो बस गए। समझ रहे हो? राम नाम सत्य है, चूरा दही मस्त है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या सर कैसी बात है? तो काहे पीने गए थे सर आप? बताओ नकली। हम तो बोलेंगे, पहले मना कर रहे हैं ना। ड्रग्स अब्यूज तुम्हारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? पक्का? ओपियम पॉपी फोटा हुआ उसका दिया है, हटा दिया? दिया है अभी भी? चलो तब ठीक है। तो ये रहा इथाइल अल्कोहल। दोस्त हम इसको ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। भाई साहब अल्कोहल देखता है, छुपा ले जाता है, पता है? छुपा के ले जाता है गमछे के अंदर से, और ले जाता है भूसे वाले घर में, और वहीं पर पकड़ के भाई साहब का पानी निकाल देता है। जैसे ही पानी निकालता है, H निकाल बगल से OH निकाल। क्या बोला मैंने? H निकाल बगल से OH निकाल। H प्लस बन के जाएगा, OH माइनस बन के जाएगा। माइनस बनेगा तो सामने वाले के सर पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा, और इसके सर पे माइनस। पॉजिटिव नेगेटिव को देखेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को देखेगा, आपस में कुछ कुछ होगा या बहुत कुछ होगा? फाइनली एक दूसरे के करीब आएंगे और यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ रहे हो मेरी बात को? पहला तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी रिएक्शन सुनो, जो पी ब्लॉक के अंदर दी गई है, ये तो ऑर्गेनिक में दी गई है सर, ये ऑर्गेनिक में दी गई है। आप काहे बता रहे हो? अरे बता दे रहे हैं, ले ले भाई। और दूसरा इनऑर्गेनिक में, अब सुनो इनऑर्गेनिक में कहां कहां पे दी गई है। तो इनऑर्गेनिक में सुनो, इनऑर्गेनिक में मान लो मैंने ले लिया ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O, और ये ले लिया मैंने OH। 2 मोल ले लिया। ए दीदी इधर देखो, कितने मोल ले लिया बोलो जल्दी? 2। ये रहा CH3, ये रहा C, ये रहा डबल बॉन्ड O, और ये रहा OH। मेरे भाई यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आते ही क्या करेगा? पानी निकालेगा। क्या निकालेगा? पानी निकालेगा। क्या निकालेगा? पानी निकालेगा। जैसे ही इसने पानी निकाला, कहो ना कहो, क्या बन रहा है यहाँ पे? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। दोस्त ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में भी लिखा हुआ है, और साथ में पी ब्लॉक में भी लिखा हुआ है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक का भी बनता है और ऑर्गेनिक का भी बनता है। दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा। तीसरा आपसे क्या पूछा जाएगा वो भी सुन लीजिए। ये एक्सक्लूसिवली इनऑर्गेनिक के अंदर लिखा गया है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का भी शिद्दत से पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं तीसरी रिएक्शन, C12H22O11, प्यार से हम इसे कहते हैं शुगर। क्या कहते हैं? शुगर। शुगर को देखा तो ऐसा लगा कि मानो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिराने का मन कर गया हो। मेरे भाई जैसे ही उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिराया, कहता है अपना काम क्या है, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है। तो एक बात बताइए, हाइड्रोजन दिख रहे हैं 22, ऑक्सीजन दिख रहे हैं 11, H2O H2O H2O, ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 11। हाइड्रोजन कितने रिक्वायर्ड? दोनों साफ कर दोगे या नहीं कर दोगे? मेरे भाई यहाँ पे कार्बन 12 बचेगा, ये ब्लैक मास बचेगा, और इसी रिएक्शन को एनसीईआरटी कहती है चेयरिंग ऑफ शुगर। क्या कहती है? चेयरिंग ऑफ शुगर। क्या बोलती है बोलो जल्दी? क्या बोलती है बोलो जल्दी? चेयरिंग ऑफ शुगर। क्या बोलते हैं बोल जल्दी? चेयरिंग ऑफ शुगर। नीट का एक बार पसंदीदा सवाल ऑलरेडी ये रह चुका है, चेयरिंग ऑफ शुगर। क्या बोलेंगे इसे? चेयरिंग ऑफ शुगर। एक ऑर्गेनिक से बना सकता है, एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों से बना सकता है, और तीसरा एक्सक्लूसिव इनऑर्गेनिक से बना सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के कितने काम? 4 काम। कितने काम? 4 काम। कितने काम? 4 काम। कितने काम? 4 काम। पहला काम क्या है? एसिड की तरह बिहेव करना। किसकी तरह? एसिड की तरह। किसके तरह? बोलो बोलो। एसिड। पहला काम किसकी तरह बिहेव करना? एसिड की तरह। उसके बाद से डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। उसके बाद से चौथा बताओ। अरे डिहाइड्रेटिंग बोल दिया, ऑक्सीडाइजिंग बोल दिया, एसिडिक बोल दिया, अब बताओ चौथा। रिएजेंट। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, कई सारे एनायन का टेस्ट करवाता है। इंपॉर्टेंट लैब रिएजेंट फॉर टेस्ट ऑफ एनायन। ये 4 बातें हो गई। सर डाइल्यूट आ गया तो? डाइल्यूट H2SO4 अगर ऑर्गेनिक में आ गया, अगर आ गया तो 2 ही काम करेगा, या वो अल्कोहल बनाएगा या वो अल्कोहल को रीअरेंज कराएगा। कॉन्सेंट्रेटेड आ गया तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? पानी निकालेगा। क्या करेगा बोलो जल्दी? पानी। डाइल्यूट आ गया तो
तो अल्कोहल बनाने का काम या अल्कोहल को रीअरेंज करने का काम। डाइल्यूट H2SO4 क्लियर रखना, फंसना मत। डाइल्यूट H2SO4 का ऑर्गेनिक में कितना काम? 2। कितना काम? 2। कितना काम? 2। अल्कोहल बनाओ या अल्कोहल को रीअरेंज कराओ। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड का कितना काम? 4। समझ रहे हो मेरी बात को? कॉन्सेंट्रेटेड का कितना काम? डिहाइड्रेटिंग, हाँ या ना? अंकल खड़े हो जाना। अल्कोहल रीअरेंजमेंट क्या होता है? अच्छा, कैसे होता है? हाँ, नहीं पढ़े हो ना? ड्रॉप लिए हो ना? तो अभी पढ़ा रहे हैं। आप बताओ ना, एक सवाल देंगे अभी। मैं बता रहा हूं ना आपको। हाँ, रीअरेंज का मतलब क्या होता है? अल्कोहल रीअरेंज होता कैसे है? कीटोइनॉल ना, टॉटोमेरिज्म चलता है ना वहां। हाँ, टॉटोमेरिज्म चलता है ना। अल्कोहल में कीटोइनॉल बना रहे हैं। सुन लो भाई, नहीं आता है, पता है हमको कितना आ रहा है तुमको। तुम्हारे जी से ना पता है कौन से वाले रेंज वाले होते हैं। इस बार देखो, उठा के देख लेना, ठीक है ना? उधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। ढंग से सुन लो, डाइल्यूट H2SO4 का अभी काम 3 साल से ड्रॉप लिए जा रहे हो। 11th पढ़ लिए, 12th पढ़ लिए, 13 पढ़ लिए। अब 3 साल में डाइल्यूट H2SO4 का काम नहीं पता चला। अभी भी ढंग से नहीं सुन रहे हो। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। बैठो अपनी जगह। डाइल्यूट H2SO4 का कितना काम होता है? 2। अल्कोहल बनाना और अल्कोहल को रीअरेंज करना। क्योंकि तुमको हवा भी नहीं लगेगी, कॉन्सेंट्रेटेड लिखेगा या डाइल्यूट लिखेगा ना, दिमाग नहीं काम करेगा वहां पे। करूं तो करूं क्या? अभी जाके ना वहां पे, और बता दे रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट 2 जगह फंसाएगा। ल्यूकास रिएजेंट के अंदर फंसाएगा, क्लेमेंजन रिडक्शन के अंदर फंसाएगा। ZnHG इन प्रेजेंस ऑफ HCl, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड। बस चुप हो जाओ यहीं पे। अब बताओ तुम में से कितने को याद है? क्लेमेंजन रिडक्शन में क्या रिएजेंट यूज होता है? ZnHG इन प्रेजेंस ऑफ HCl, डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड? अब बताओ। आधी जनता डाइल्यूट, आधी जनता कंसंट्रेटेड। जब तक किताब ना खुली हो तो किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है इस बात पे। ल्यूकास रिएजेंट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HCl या डाइल्यूट? अभी भी डायलेमा में है आप। दिस इज द रियलिटी। अब वहां तो कुछ नहीं याद आएगा। यहां तो चलो 4 लोगों का बोल के अपना आंसर हम मॉडिफाई भी कर लेंगे। वहां क्या करोगे बैठ के? डाइल्यूट H2SO4 के कितने काम होते हैं टोटल? 2। पहला क्या? अल्कोहल बनाना, अल्कोहल को रीअरेंज करना। कॉपी की छत पे लिख लो कहीं, ऑर्गेनिक में जाओगे बहुत काम आएगा। डाइल्यूट H2SO4 लिखो। अल्कोहल बनाना, फ्रेश अल्कोहल बनाना, फ्रेश अल्कोहल बनाना, फ्रेश अल्कोहल बनाना, और उसको रीअरेंज करना, और उसको रीअरेंज करना, और उसको रीअरेंज करना। फ्रेश अल्कोहल बनाना और उसको रीअरेंज करना। इस क्लास में 2-4 लोग फोटो वोटो लेते रहते हैं, मत लिया करो भाई। पहली बार हिदायत देके छोड़ रहे हैं, दूसरी बार हिदायत देके नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? आज जिसको मैं कह रहा हूं समझ जाओ, ठीक है? अगर भाषा ही भाषा में समझ गया तो अच्छी बात है, ठीक है? कल की क्लास या परसों की क्लास या नर्सों की क्लास में बस इतना ही हिंट करूंगा, आप अगर कहीं किसी का फोटो ले रहे थे तो मान जाइएगा, ठीक है? मैंने 2 ही चीज बोली इस क्लास में नहीं होनी चाहिए। एगो तो कहा जाता है आपके चरित्र का हनन, जो आप खुद करेंगे, ठीक है? तो चरित्र पे अपने दाग मत लगाइएगा। और दूसरा, उसके बाद कुछ खुली फ्रीडम है, वहां सिलेक्शन ना हो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं होता है सबका सिलेक्शन हो, हमारा भी नहीं हुआ था। और मैं उनके साथ स्ट्रांगली सपोर्ट में हूं कि नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करो, कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होगा। तुम सब कुछ करके अच्छा है, लेकिन ये सब काम मत करना, ठीक है? क्या कहीं हम कुछ हरकत कर रहे हैं, कहीं हम किसी का पीछा कर रहे हैं, कभी हम पता चल रहा है किसी का फोटो खींच रहे हैं, चाहे हमारी वजह से कोई अनकंफर्टेबल होता जा रहा है, प्लीज डोंट डू दिस। मतलब बस वही बात है, किसी दिन फिर हत्थे चढ़ जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा, मत करना यार। इस बार प्यार से ही हिदायत देके बिना नजरें मिलाए तुम लोगों को मैं बोल दे रहा हूं और माफ भी कर दे रहा हूं। चलो ठीक है, हो जाती है, उम्र तुम्हारी नहीं, उम्र की गलती है तुम्हारे, लेकिन उम्र की गलती में रियलाइज भी करा रहा हूं तो मान भी जाना साथ, ठीक है? उम्र की गलती में इतना बेतहाशा नहीं हो जाओगे कि घर में पड़ोस में अगर हम बात करें ना कि हमारे पड़ोस में अगर कोई है तो हम उसको देखने लग जाए। इतना पागलपन नहीं होना चाहिए। तो आप जब क्लास में बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा इस बात का मर्यादा भी रखिए कि शिक्षा के मंदिर में बैठ के नहीं, अगर चलिए रिलेशन आपको जोड़ने में कोई वो है तो कम से कम गंदी चीजें तो मत वो करिए यार,
इस तरह की मनोभावना के साथ तो मत बैठिए कम से कम क्लास के अंदर। आप बहुत पवित्र जगह पे बैठे हुए हैं और बहुत पवित्र कुर्सी आपको नसीब होने वाली है, लेकिन आप क्या उस चीज के लिए पवित्र हैं? आप धारण करने के लिए रेडी हैं? इस बात पे सोचना और विचार करना बेहद जरूरी है। तो बस बिना नजरें मिलाएं इस बार बोल दिया है, और जिसने भी गलती की है मत करना आगे से। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मत करना आगे से। समझ रहे हो? ठीक है, क्या लिखे थे? डाइल्यूट H2SO4 का काम होता है फ्रेश एल्कोहल बनाना और एल्कोहल रीअरेंज करना। पहली बात। दूसरी बात लिखो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के चार मेजर काम। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के चार मेजर काम। पहला काम क्या है? पहला होता है एसिड। पहले तो एसिडिक स्ट्रेंथ, पहला काम इसका एसिड है, ये तो H+ देने का काम करेगा। दूसरा काम लिखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ब्रैकेट में लिख लेना व्हेन कंसंट्रेटेड। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पहला एसिडिक स्ट्रेंथ, पहला एसिड की तरह बिहेव करना। दूसरा लिखेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब पानी निकालने का काम करता है, लेकिन लिख लेना व्हेन कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट होगा तब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, फंसा सकता है, उस टाइम तक जाते जाते याद नहीं रहता लोगों को। डिहाइड्रेटिंग व्हेन कंसंट्रेटेड, डिहाइड्रेटिंग व्हेन कंसंट्रेटेड। ठीक है, लिखो ऑक्सीडाइजिंग व्हेन कंसंट्रेटेड, मार्क द वर्ड ऑक्सीडाइजिंग व्हेन कंसंट्रेटेड। सर क्या डाइल्यूट पे नहीं होगा? बहुत मिनिमम होता है तो लिखो ऑक्सीडाइजिंग व्हेन कंसंट्रेटेड, जब कंसंट्रेटेड होगा तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। ठीक है, और इसके बाद से लिखो अगली बात, एक और लिख लो। क्या लिखोगे? इंपॉर्टेंट लैब रिएजेंट, इंपॉर्टेंट लैब रिएजेंट, इंपॉर्टेंट लैब रिएजेंट जो कई सारे एनायन का टेस्ट करवाता है, जो कई सारे एनायन का टेस्ट करवाता है। इंपॉर्टेंट लैब रिएजेंट जो कई सारे एनायन का टेस्ट करवाता है। एंड पांचवी एक और बात लिख लीजिए, 96 to 98%, ऐसे लिखो 96%, बस लिखो 96%, 96% प्योर H2SO4, प्योर H2SO4 कांटेक्ट प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है। कांटेक्ट प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें H2SO4 का इंडस्ट्रियल लेवल पे फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो 96 to 96% प्योर H2SO4 is formed in contact process. Mark the word contact process. टोटल 4 प्रोसेस आपको पढ़ने होंगे, 3 कॉन्ट्रैक्शन 4 प्रोसेस, 3 कॉन्ट्रैक्शन 4 प्रोसेस। 4 प्रोसेस कौन से? हैबर्स, ऑस्टवाल्ड, कॉन्टैक्ट, डिकॉन, यही 4 इनऑर्गेनिक में प्रोसेस है। हैबर्स, ऑस्टवाल्ड, कॉन्टैक्ट, डिकॉन। एक और पहले था सॉल्वे अमोनिया, लेकिन वो एस ब्लॉक के साथ गायब हो गया। ठीक है, तो एक क्या होगा बोलो जल्दी? हैबर्स, एक ऑस्टवाल्ड, एक है डेकॉन्स और एक है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या बनता है? 96% प्योर H2SO4। पक्की बात है? बोलो हाँ है ना? ठीक है, तो ये बात लिख ली। अब आगे क्या लिखोगे? अब ठीक है, बस लिख लिया, ये वाला छाप लो बस एक बारी, ये वाली बात डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाली, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों एनसीईआरटी में दी गई है भाई, तीनों बातें नोट कर लेना। ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर तो करा ही दिया था मैंने। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी चल रही थी ना, खत्म हो गई यार, मैं सोच के आया हूं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ाना है तुम लोगों को, खत्म हो गई। तब क्या, तब तो मेरा टेंशन ही दूर, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उड़ाता हूं देखो। कल आओगे तुम लोग? पक्का? आज उनमें केमिकल बॉन्डिंग मतलब पीरियोडिक खत्म हो गया। हाँ बस तुम लोगों का भी एक लेक्चर और लगना है, बस एक लेक्चर मैक्सिमम। कल यार देखता हूं मैं थोड़ा सा, मतलब मैं खुद वो रहते। हाँ कल, कल छोड़ दें? हम भी सोच रहे हैं यार, मैं भी थक गया हूं पिछले हफ्ते से, बस इधर से उधर भाग ही रहा हूं केवल। मतलब पिछली बार से मैं आराम ही नहीं कर पाया हूं। आराम तो क्या है पता ही नहीं है, जब से अप्रैल से आए
आराम आराम है। तुम लोग तो अपने घर चले जाते हो। अबे तो अभी घर से ही आए हो तो घर क्या जाओगे? कहां से आए हो? हॉस्टल से। एमडी सर? छापो छापो, सारे लोग छापो। चलिए, नोट कर लिया कि नहीं नोट कर लिया भाई? चले हम आगे चलें? जल्दी लिखो भाई। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑक्सीडाइज वाटर? 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 पहला ऑप्शन Cl2, दूसरा ऑप्शन Br2, तीसरा ऑप्शन, पहला Cl2, दूसरा Br2, तीसरा I2, चौथा F2। Cl2 Br2 I2 F2, Cl2 Br2 I2 F2, Cl2 Br2 I2 F2। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? F2। जो पानी से भी ऑक्सीजन निकलवा दे उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरीन। क्या कहते हैं? फ्लोरीन। समझ रहा हो मेरी बात को? तो चलो आगे चलते हैं। अच्छा, बेस्ट रिड्यूसिंग आयन बताना कौन होता है? अच्छा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ठीक है, अब आगे लिखो, अब अगला लिखो। लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्लोरीन हैज टेंडेंसी, नहीं 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 नहीं, लिखो। अरे क्या लिखोगे? मैं सवाल छोड़ो, सवाल छोड़ो, यही एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों एक सवाल बढ़ा दूं। देखो सर, आप बोले, हम मान लिया आपकी बात, क्या बोले आप बोले F2 को पानी में डालोगे तो ये क्या करेगा? पानी को ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करके खुद क्या बनेगा? ये HF। क्या बनेगा बोलो जल्दी? HF। और साथ में क्या बनाएगा? O2। सर एक बात कहिए, Cl2 को पानी में डालेंगे, ये भी तो तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाँ या ना? अरे बोलो भाई। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या बोली थी? सबसे ज्यादा किसकी होती है? F2। देन किसकी होती है? देन इतनी बार इतनी बार इतनी बार इतनी बार इसको बोलो कि एकदम तुम्हारे जहन में बैठ जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि पी ब्लॉक तक जाते जाते अगर ये याद रहेगा तो 16 और 17 दोनों में मदद मिलेगी। ठीक है? इधर देखो, F2Cl2 Br2H, सॉरी F2Cl2 H2SO4 Br2 I2, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गई। क्या हो गई बोलो जल्दी? ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये क्या हो गई बोलो जल्दी? ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि F2 को पानी में डाला तो ये क्या हो गया बोलो जल्दी? क्या हो चुका है बोलो जल्दी? ये क्या हो चुका है? F2 को पानी में डाला तो यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ ये मुझे बताओ? ये कितने में था? -2 में। कहां जा चुका है? 0 में। हाँ या ना? पक्की बात है। अच्छा, F कितने में था? 0 में। अब कहां चला गया? -1। तो F का क्या है ये बताओ? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? ये क्या है बोलो जल्दी? रिडक्शन। अच्छा, O का क्या है बोलो जल्दी? जो पानी को भी ऑक्सीडाइज कर दे उसे फ्लोरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरीन। समझ रहे हो मेरी बात को? सर Cl2 को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? तो आओ सुनो ना सुनो, इधर देखो क्या होता है। सवाल तो ये भी बनता है कि नहीं बनता है? और ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, और जेईई मेंस में और नीट में सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्या सवाल है? सुनिएगा जरा गौर से, बड़ा फेमस सवाल होता है। Cl2 को पानी में डालेंगे तो क्या होता है सर? तो बेटा जी देखिए, एक्चुअल में क्या है, Cl2 में अगर हम बात करें तो ये एक Cl, ये बाजू वाला Cl, ठीक है? ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैं मानता हूं तुम्हारी बात, लेकिन इतना पावरफुल नहीं है कि वो पानी को ही ऑक्सीडाइज कर दे। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो, क्लोरीन और क्लोरीन में निर्णय क्या हुआ? क्लोरीन ने कहा, जी सुनते हो, तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाने का मन है और मैं एक इलेक्ट्रॉन लगाने के लिए तैयार बैठा हूं बेसब्री से। दूसरा वाला भी कल्लो कहती है तुरंत कि मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है, तुम करीब तो आओ, बॉन्ड तो बनाओ। ठीक है, बॉन्ड बना, अच्छा चला। थोड़े समय बाद क्या हुआ कि थोड़े समय बाद इन दोनों में होने लगा झगड़ा। इसने इसको आंख गुरेरा और इसने इसको गुरेरा। प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई। पहले वाइब्रेशन हुआ, फिर कोलिजन हुआ, छीना झपटी, मारा पीटी। फाइनली निर्णय लिया गया कि देखो, ना तो तुम इलेक्ट्रॉन खींच सकते अपनी तरफ और ना तो मैं खींच सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों? क्योंकि जितनी तुम्हारी औकात है उतनी ही मेरी औकात है। तो वही बात है, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब कुत्ता और शेर हो तो कुत्ते शेर को घेरेंगे गर्दिश में, या शेर खाएगा कुत्ते को। पता ये चले कि दोनों शेर हैं या दोनों कुत्ते हैं, तो ना ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच पाएगा ना ये अपनी तरफ खींच पाएगा। अब ये मूलतः निर्णय निकला कि देख, जितनी तेरी औकात है उतनी ही मेरी औकात है। ऐसा करते हैं, तू अपना इलेक्ट्रॉन लेके अपने रास्ते हो जा, मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके अपने रास्ते हो जाता हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? हार्दिक पांड्या कोई नहीं सोचेगा। खैर, अभी अगर हम बात करते हैं, यहां पे क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया और यहां पे क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके हाल फिलहाल मीडियम से रवाना हो चुका है। सच कहें साहब तो क्लोरीन के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन मुझे देखने को मिल रहा है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से साहब इसका नाम बन जाता है क्लोरीन फ्री रेडिकल, जो कि उछल कूद करके एनी हाउ कुछ भी करके बस स्टेबिलिटी चाहता है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल बन चुका है। और फ्री रेडिकल चीजें दुनिया में क्या होती हैं? हाईली अनस्टेबल होती हैं। जरा सी तकरीर मेरे दिमाग में आई और मैं इनके पास गया, मैंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते, या तो तुम अपना इलेक्ट्रॉन उसे दे दो या उससे उसका इलेक्ट्रॉन ले लो। बोला फायदा क्या होगा? मैंने कहा किसी एक के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी साहब, किसी एक के पास तो कोई तो Cl+ बनेगा और कोई तो Cl- बनेगा। बोला हाँ, ये ख्याल तो अच्छा है। मैंने कहा तुम्हें पता है पानी तो वैसे भी मतलब माहिर है इस बातों में कि आयंस, कैटायंस और एनायन का तलाक कराने में। कहता है मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट साहब बहुत हाई है। कहता है मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है। कहता है मेरा डाइलेक्ट्रिक बहुत कांस्टेंट बहुत हाई है, मैं किसी भी कैटायन और एनायन को उससे अलग कर सकता हूं। कैटायन और एनायन को इस बात का घमंड था साहब कि हम तो Q1 और Q2 हैं, Q1 Q2 को दिखता है, Q2 Q1 को दिखता है, आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, बहुत तगड़ा बॉन्ड बनता है। इनको घमंड होता है कि हमारा बॉन्ड कौन तोड़ेगा। पानी कहता है इधर आना जरा, कहता है एक बार डुबकी मार के देखो, अगर तुम्हारी औकात हो, अगर तुम बच के दिखा दो हमसे मान जाएंगे। मेरे भाई जैसे ही ये लोग घमंड घमंड में पानी के अंदर कूदते हैं, पानी पूरी तरीके से दोनों आयंस को अलग कर देता है। कैटायन को पकड़ के अलग उसका निकालता है और हाइड्रोजन का सॉरी एनायन को पकड़ के उसका अलग निकालता है। क्या है? रिलीज्ड एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी साहब। दोनों को पकड़ के इतना पकड़ के जकड़ लेता है, एनर्जी निकलती जाती है, निकलती जाती है, निकलती जाती है। दुनिया वाले कहते जाते हैं हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही है। देखो मेरे भाई, इसी तर्ज पे हाजिर ये हुआ कि क्लोरीन तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे दो। उसने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आखिर मेरे बराबरी के खानदान का है, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन दे भी दिया उसे तो मेरी कोई बदनामी नहीं है इसमें, मेरी कोई बदनामी नहीं है कि अरे भाई देखो उसका कोई क्लोरीन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसका इलेक्ट्रॉन कोई लेके भाग गया। अरे लेके भागा तो भागा कौन? मेरी प्यारी कल्लो ही तो लेके भागी। मेरे भाई इस शर्त पे इस क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉनों की आहुति दे दी, अपने इलेक्ट्रॉनों की कुर्बानी दे दी, और जैसे ही कुर्बानी दिया यहाँ पे Cl पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया। बाजू में वाले घर में अगर देखा जाए तो Cl- बनता हुआ नजर आया। तभी पानी कहता है सुनती हो कल्लो, एक्चुअल में मैं भी तुमसे जुदा नहीं हूं। बोला कैसे? बोला क्या, ये जो मेरा पानी है ना, इसके पास एक वरदान है। वरदान किस चीज का? पोलैरिटी का। और इस पोलैरिटी का ये नाजायज फायदा उठाता है, रोज मेरे इलेक्ट्रॉन खींच के हालत नाजुक कर चुका है। इसके सर पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव देख के तुम्हें नजर नहीं आता ये जालिम जमाने में मेरे साथ क्या हश्र करता होगा। मेरे भाई यहाँ पे हाइड्रोजन भी परेशान है क्योंकि पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव उसके सर पे है। अचानक से यहाँ पे ये निर्णय होता है कि अब हम साथ साथ नहीं रह सकते, हाइड्रोजन प्लस अलग हो गया, OH- अलग हो गया। तभी केमिस्ट्री की दुनिया में खबर फैलती हुई नजर आई कि H+ और OH- देखो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। H+ ने देखा Cl- को देखा, मुस्कुराया, करीब बुलाया, पास बुलाया और फाइनली बॉन्ड बनाया और यहाँ पे बनता हुआ नजर आया Cl। साहब इसी तर्ज पे OH- ने Cl+ को देखा और मुस्कुराया, बोला तुम तो वही हो ना जिसका काटा गया था। बोला हाँ साहब मैं भी वही हूं। तो ये बन गया ClOH। सच कहूं साहब तो यहां पे Cl2 जीरो में था, सच कहूं तो जीरो में था। हाइड्रोजन को देखा तो ऐसा लगा कि कल्लो -1 में रह रही हो आजकल, हाँ या ना? और जब OH को देखा तो ऐसा लगा कि कल्लो कितने में रह रही हो? +1 में। मतलब एक ही एलिमेंट +1 में भी जा रहा है, -1 में भी जा रहा है। मतलब इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। ऐसी रिएक्शन जहां पे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, हम इसे क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। लाइन NCERT, माता रानी, गीता, बाइबल, कुरान जो कहना कह लो, कहती क्या है? क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर। क्या लिखती हैं? क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर। न जाने कितनी बार नीट ने सवाल पूछा है, क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर। क्लोरीन के साथ क्या होता है? फ्लोरीन माना कि एक तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पानी को ही साफ कर देगा, लेकिन क्लोरीन के साथ साफ क्या होगा? तो क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर। दीदी जी इधर देख लीजिए, कहां? उधर। क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर। फिर NCERT माता रानी थोड़ा और आगे चलती हैं और लिखती हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन बिकम इजी इन अल्कालाइन मीडियम। क्या बोलती हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन बिकम इजी इन इन अल्कालाइन मीडियम। अल्कालाइन वर्ड का मतलब क्या होता है? बेसिक। क्या होता है? बेसिक। अंग्रेजी में वो यही कहना चाह रही हैं कि क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट होता है वाटर में। ये बात तुमको भी पता चल गई? अरे बोलो, जग जाहिर है या नहीं है?
इसको मैं हटा देता हूं, इसको बाकी सारी चीजों को हटा देता हूं। ढंग से यहां पे सुनना, यहां पे सुनना 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 सुनना। ये देखो यहां पे क्लोरीन क्लोरीन पहले क्या खेल रहे थे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, समझ रहा हो मेरी बात को। ये पहले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये इसको देने के लिए राजी है और ये इसको देने के लिए राजी है। अब देखो जैसे ही लेन देन हुआ क्या बनेगा, यहाँ पे Cl प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। ऐसे ही पानी के अगर बात करें तो पानी का एक कौन सा पोर्शन होता है, OH माइनस, कौन होता है OH माइनस, और एक कौन सा पोर्शन होता है H प्लस। तुमको देखा तो ये जाना सनम, अरे हाँ ना बोलो, HCl बन के उड़ गया, प्यार होता है दीवाना सनम। ठीक है, तो यहाँ पे ये OH माइनस, ये OHCl बन गया, ये +1 में है और ये -1 में, 0 से एक +1 में जा रहा है और एक -1 में, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। अब जरा गौर से सुनना, ये जो है Cl क्या है, क्या है, एसिड क्या है, ये HCl क्या है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है, एसिड। सुनना, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है। अगर मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि इस वाले मीडियम में अगर मैंने बेस मिला दिया तो क्या एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। एसिड किसको देख के मुस्कुराएगा, बेस को। बेस किसको देख के मुस्कुराएगा, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा। क्या बोला मैंने, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा। आंखों ही आंखों में क्या हो गया, एसिड बेस एसिड बेस। क्या हो गया, बोलो जल्दी, एसिड बेस एसिड बेस। तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो सिंपल सी बात है, ये मीडियम एसिडिक है। अब जैसे ही तुम NaOH डालोगे, क्या ये रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाएगी या नहीं चलती जाएगी, क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या नहीं जाएगी। इसीलिए लिखा जाता है क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर बट इन अल्कालाइन मीडियम इट्स रिएक्शन बिकम इजी। इनका रिएक्शन क्या हो जाती है, इजी। वो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा पानी में, लेकिन जैसे ही उसको बेसिक मीडियम दे दोगे, ये रिएक्शन और तेजी से आगे भगेगी। क्यों, क्योंकि एसिड किसको देख के मुस्कुराएगा उस समय, बेस। अब बेस किसको देख के मुस्कुराएगा, आंखों ही आंखों में क्या होगा, एसिड बेस एसिड बेस। सबसे पहली बात तो ये होती है, तो ये लिख लीजिए, क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट, लिखो क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट, क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट, क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर, क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर। अगला स्टेटमेंट लिखेंगे, इन अल्कालाइन मीडियम, इन अल्कालाइन मीडियम, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, in alkaline medium, in alkaline medium, in alkaline medium, disproportionation of chlorine, disproportionation of chlorine, disproportionation of chlorine is maximum favorable, is maximum favorable, is maximum favorable, is maximum favorable। लिखो इनफैक्ट वाटर से ज्यादा इजी होता है, लिखो इनफैक्ट वाटर से ज्यादा इजी होता है, इनफैक्ट वाटर से ज्यादा इजी होता है। ठीक है, लिखो पहले। अब इस बात को समझने के लिए, अब जो मैं समझाने जा रहा हूं, इस लाइन को समझाने के लिए मैं फिजिकल केमिस्ट्री से एक प्रिंसिपल उठाना चाहूंगा। उस प्रिंसिपल का नाम है ली चार्टलियर प्रिंसिपल। हेडिंग लगाइए सारे लोग, ली चार्टलियर प्रिंसिपल, ली चार्टलियर प्रिंसिपल। हेडिंग लगाएंगे सारे लोग, ली चार्टलियर प्रिंसिपल, ली चार्टलियर प्रिंसिपल। स्पेलिंग भी नहीं पता है, CHATLIER, ली चार्टलियर प्रिंसिपल। कभी गलती से खोले भी थे केमिस्ट्री 12वीं में, गलती से। ठीक है, लिखो ली चार्टलियर प्रिंसिपल। सबसे पहली चीज लिखो, ली चार्टलियर प्रिंसिपल क्या कहता है। लिखो, अगर किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट इनऑर्गेनिक में कैसे यूज आएगा, बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां से ली चार्टलियर क्लियर हो जाना। लिखो क्या लिखा है, सबसे पहली चीज, अगर किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट, अगर किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट कंज्यूम हो गया, 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 मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
According to Lee Chatelier, exothermic reaction occurs at low temperature. Occurs at low temperature. एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती हैं. तीसरी बात लिखो. According to Lee Chatelier principle, when number of mole decreases, such kind of reaction requires क्या? When number of mole decreases, such kind of reaction requires high pressure. Such kind of reaction requires high pressure. Such kind of required high pressure. ठीक है, अब समझाते हैं. ली चैटलियर अगर तुमको समझ में आ गया, तुमको पी ब्लॉक की मैक्सिमम प्रोसेस आ जाएंगे. चलिए एक एग्जांपल ही दे देता हूं. ये बात लिखने के बाद एक एग्जांपल लिखे. फॉर एग्जांपल हैबर्स प्रोसेस. यहीं पे निपटा के अभी आपको समझाता हूं हैबर्स प्रोसेस कैसे रिलेटेड है ली चैटलियर से. आज तक तुमने बस रटा होगा, इसको ढंग से थोड़ा सुन के समझ भी लेना आज, वरना तो फिर रटते रहोगे प्रोसेस रिएक्शन सारी. ठीक है, कहां हाई प्रेशर है, कहां लो टेम्परेचर है, सब कुछ लॉजिकली बताने जा रहा हूं. लिखो फॉर एग्जांपल हैबर्स प्रोसेस. निकल जा भाई, निकल जाएगी उसकी यार. लिखो, जाने दे. तो बढ़िया है ना, अच्छी बात है. ऐसे जाओ, मुंह धुल के आओ अपना. नींद आना गुनाह नहीं है, नींद आते हुए तुम्हारा सोना गुनाह है. समझ रहे हो मेरी बात को? नींद आए वो कोई दिक्कत नहीं, हमको आ सकती है, हमको बैठे बैठे आ जाती है. बोलो अगले 10 मिनट में सो के दिखा देते हैं. ठीक है, इधर सुनो मेरी बात. इधर आ जाओ. हैबर्स प्रोसेस सुनो बेटा. हैबर्स प्रोसेस. अब एक साथ 3 केमिस्ट्री मिक्स करता हूं. तुम्हारा इनऑर्गेनिक भी मिक्स करता हूं, तुम्हारा फिजिकल भी मिक्स करता हूं. सुनना, हैबर्स प्रोसेस. अब तुमको समझ में आएगा सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी अगर स्ट्रांग है तो तुमको कितना मजा आ सकता है पढ़ने में. फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे कहा, आप लोगों ने हैबर्स प्रोसेस क्या होता है, हैबर्स प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ किसका होता है. सबसे पहला सवाल ये नीट 2016 का सवाल था ये. तो फॉर्मेशन ऑफ 18 का सवाल था. फॉर्मेशन ऑफ NH3. पक्की बात है. ये कैसे बनता है बोलो जल्दी. 2N2 प्लस कितने मोल 3H2 गिव व्हाट, बताओ 2NH3. पक्की बात है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना. ये होता है या नहीं होता है. अब लोग कहते हैं ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो कहा जाता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक. सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक. अच्छा एक बात बताओ, ली चैटलियर क्या कहता है कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट दे रही है, एक्सोथर्मिक एनर्जी निकल रही है, मतलब वो टेम्परेचर कैसा रखती होगी, लो या हाई. इसीलिए हैबर्स प्रोसेस में लो टेम्परेचर लेते हैं. पहली चीज, फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में लिखा जाता है लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट बताता हूं. एक बात बताओ, पहले कितने मोल थे, 2 और 3. कितने मोल थे बोलो जल्दी, 5. कितने मोल थे, 5. अभी कितने मोल बचे हैं, 2. क्या नंबर ऑफ मोल डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. ऐसी रिएक्शन कहां पे होंगी बोलो जल्दी, हाई प्रेशर. नंबर ऑफ मोल क्या कर रहा है, बोल बेटा, डिक्रीज. तो ऐसी सच काइंड ऑफ रिएक्शन कहां होती है, हाई प्रेशर. कहां पे होती है, हाई प्रेशर. पक्की बात है, बोलो हाँ या ना. ये बात मानते हो या नहीं मानते हो. तो ली चैटलियर क्या कहता है, 3 बातें कहता है. पहली चीज, अगर किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट कंज्यूम होता हुआ नजर आ रहा है, अगर किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट कंज्यूम होता हुआ नजर आ रहा है, तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी. पहला पॉइंट. एक्सोथर्मिक अगर कोई है, इट मींस वो लो टेम्परेचर पे होगा. एंड थर्ड पॉइंट इज व्हाट, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, अगर कोई रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल डिक्रीज कर गया, मतलब रिएक्शन क्या मांगती है, हाई प्रेशर. लॉजिक क्या है सर, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट. अरे एक बात तो, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज कर रहे हो और कुछ नया बना रहे हो. अब रखना तो एक बात तो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अभी भी उतने हैं या नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या ये 2 ही मोल है. पहले कितने मोल थे, 5 मोल. अब 5 मोल को तुम्हें 2 मोल में बनाना है, क्या कॉम्प्रेस करना पड़ेगा या नहीं. हाई प्रेशर नहीं क्रिएट करोगे तो क्या उसको क्या कर पाओगे, आप बना पाओगे, आप मुझे सोचो. इसीलिए हाई प्रेशर चाहिए. पहली चीज, बात समझ में आई या नहीं आई. तो अगर हम बात करें हैबर्स प्रोसेस किसके लिए है, तो NH3 के फॉर्मेशन के लिए है. अब देखो, एक पंथ कई काज मैंने कर दिया. मैंने तुम्हें हैबर्स प्रोसेस भी समझा दिया, उसकी कंडीशन भी समझा दी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से रिलेशन भी बता दिया, ली चैटलियर भी खत्म कर लिया. अब ली चैटलियर का काम हमको क्या था कि क्यों ही सब पढ़ाए, पहला पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए. सुनिए जरा गौर से, मैं आपको क्यों समझाया था. मैंने कहा Cl2 है, Cl2 को आप किस में डालोगे, पानी में. बताओ क्या होगा, बताओ, डिस्प्रोपोर्शनेट होगा या नहीं होगा. डिस्प्रोपोर्शनेट होके क्या बनाएगा ये मुझे बताओ, HCl प्लस
ClOH बनाएगा या नहीं बनाएगा? अगर मेरे भाई इसमें चुटकी भर, कितना, चुटकी भर आपने क्या डाल दिया, NaOH, क्या डाल दिया मेरी जान, NaOH। एक बात तो क्या ऑलरेडी इसके अंदर एसिड है या नहीं है? किसको देखेगा, बेस किसको देखेगा, आंखों ही आंखों में क्या होगा, एसिड बेस, एसिड बेस। तो एक बात बताओ, क्या आगे चल के जो प्रोडक्ट बनेगा, जो ये जहां जाके रुकेगा, क्या H2O प्लस NaCl प्लस HOCl होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताओ। अरे ये होगा या नहीं होगा? क्ली चार्टलियर कहता है किसी रिएक्शन के दौरान, क्या बोलता है, किसी रिएक्शन के दौरान, क्या बोलता है, किसी रिएक्शन के दौरान अगर उसका प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है, अगर उसका प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है, क्या बोला है पहली लाइन, बोलो जल्दी। तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। रिएक्शन फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है, कि आगे भी कुछ नया बन रहा है या नहीं बन रहा है, हाँ या ना, ये मुझे बताओ। अब देखो जरा गौर से, अगर सिर्फ पानी होता तो प्रोडक्ट यहां पे रुक जाता, सिर्फ पानी होता तो प्रोडक्ट क्या हो जाता, बोलो जल्दी, रुक जाता। यही प्रोडक्ट था और ये क्या था, बोलो जल्दी, रिएक्टेंट था। ये वाला क्या था आपका, रिएक्टेंट। ये वाला रिएक्टेंट था और ये वाला क्या था, प्रोडक्ट था। एक मिनट इसको मैं हटा लेता हूं। ये वाला क्या था, बोलो जल्दी, रिएक्टेंट। ये था रिएक्टेंट। रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है, बोलो जल्दी, प्रोडक्ट। तो किसी रिएक्शन में किसी का अगर प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है, किसी का प्रोडक्ट अगर कंज्यूम हो रहा है, किसी का अगर प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन कहां जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहां जाएंगे, बोलो जल्दी, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। तो ये रिएक्शन और इजी हो जाएगी या और फास्ट हो जाएगी, फास्ट भी होगी और इजी भी होगी। इसीलिए ये मीडियम कैसा बना देगा, ये मुझे बताओ। बेसिक मीडियम बना देगा या नहीं बना देगा? बेसिक मीडियम को ही क्या बोलते हैं, अल्कालाइन मीडियम। कैसा बोलते हैं, बोलो बेटा, अल्कालाइन मीडियम। क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी, अल्कालाइन मीडियम। तो एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई, क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर बट इट इज मैक्सिमम फेवरेबल इन अल्कालाइन मीडियम। क्योंकि ली चार्टलियर ये कहता है कि किसी रिएक्टेंट का अगर प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कहां भाग रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी रिएक्शन होना चाह रही है, और होना ही नहीं चाह रही है, तेजी से होना चाह रही है। अरे हाँ ना बोलो भाई। और वो क्या डालते ही तेजी से होना चाह रही है, NaOH। NaOH का नेचर कैसा है, बेसिक, जिसे टेक्निकली क्या बोला जाता है, अल्कालाइन। तो क्लोरीन पानी में डालोगे तो क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट। फ्लोरीन पानी में डालोगे तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। जो पानी से भी O2 निकाल दे उसे हम क्लोरीन कहते हैं। पक्की बात है सर। क्लोरीन के साथ क्या होगा, क्लोरीन को पानी में डालोगे। इन्हीं दोनों पे सवाल बनता है बेटा, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूं। एक तो F2 पे और एक किस पे बनता है, Cl2 पे। कि F2 को पानी में डाला, समझ में आया आपकी बात, लेकिन Cl2 को पानी में डालोगे तो क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। तो एनसीईआरटी ये क्यों रेडॉक्स में जाके लिखती है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अल्कालाइन मीडियम में और तेज हो जाता है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का ली चार्टलियर निकल के कहता है कि जब किसी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कंज्यूम होता हुआ नजर आए, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब रिएक्शन होना चाह रही है। होना ही नहीं चाह रही है, तेजी से होना चाह रही है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? तो इसीलिए लिखा जाता है क्लोरीन का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है पानी के अंदर, लेकिन अगर हम बात करें अल्कालाइन मीडियम के अंदर, वो बहुत तेज होता है। रेडॉक्स की ये लाइन थी, मैंने ये लाइन लिखवा के आपको जस्टिफाई करने की बात की है। हैबर्स प्रोसेस उसका एक एग्जांपल है। अब हैबर्स प्रोसेस के लिए फेवरेबल कंडीशन 3 बनती है, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक आयरन। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक आयरन, ये बात कहां पे लिखा हुआ है पता है आपका, पी ब्लॉक के अंदर। 3 फेवरेबल कंडीशन, ये भी नीट का सवाल रहा है कि फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज। तो पहली कंडीशन क्या बोलोगे, लो टेम्परेचर, दूसरा क्या बोलोगे, हाई प्रेशर, और तीसरा सिंपल बोलो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या बोलो, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बोलो बोलो क्या बोलोगे, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो 3 बातें, ये नो डाउट वहां की है, अभी इसीलिए बता रहा हूं ताकि वहां फिर बताऊंगा तो याद कर लेना ढंग से। इसका मतलब ये नहीं कि यहां छोड़ देना, यहां सवाल नहीं मिलेगा बेटा। तुम्हारा सवाल करना या मॉड्यूल करना या टेस्ट में लाना नंबर उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य ये होना चाहिए, मुझे मेन एग्जाम में इनऑर्गेनिक का सवाल सॉल्व करना है, वो रैंडम कहीं से आ सकता है, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर रखूंगा। थोड़ा थोड़ा डोज अभी लेते चलेंगे ना, पी ब्लॉक इजी हो जाएगा। बस मेरी इतनी बात समझो, अभी थोड़ा थोड़ा इतना डोज क्यों दे रहा हूं, क्योंकि पी ब्लॉक हमारे लिए इजी होना चाहिए, बाकी सब इजी होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारा भी मन मानता है, मेरा भी मन मानता है, तुम्हारा मन अटकता है जाके पी ब्लॉक में, सॉल्ट एनालिसिस में, कोऑर्डिनेशन में। मैं कह रहा हूं जब इतना बोझ रखोगे तो सबको नहीं सॉल्व किया जा सकता, थोड़ा थोड़ा तोड़ के सबको सॉल्व कर देंगे अपन। समझ रहे हो? इसीलिए मैं यहां पे बताते चल रहा हूं कि अब हैबर्स को क्या जरूरत है। अरे ली चार्टलियर बता ही रहे हैं, 2 प्रिंसिपल आ ही रहा है, तो हैबर्स का एग्जांपल दे दो यार।
हैबर्स का एग्जांपल सिलेबस में भी है। अब हैबर्स पूछ लिया, फेवरेबल कंडीशन भी पूछता है, नो डाउट वो बताने वाली जगह नहीं है अभी, लेकिन ठीक है फिर भी बोल दे रहे हैं कि हैबर्स प्रोसेस के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या क्या होती है, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये बात। और डी ब्लॉक के एलिमेंट, अब कैटलिस्ट की बात आती है, फिर एक दिमाग बात कहता है कि लिखवाई दो यार इनको। डी ब्लॉक के एलिमेंट ही कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। आप जितनी रिएक्शन उठा के देखिए, आप जितनी रिएक्शन उठा के देखिए, आप जितनी रिएक्शन उठा के ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक तक हर जगह डी ब्लॉक के एलिमेंट ही कैटलिस्ट की तरह दिखेंगे। अब फिर एक पॉइंट मन से आ जाता है, काहे वही कहे कैटलिस्ट की तरह। अब देखो, अब घुसते जाएंगे तो घुसते जाएंगे, तुमको तुम्हारे लिए नहीं तो हम नहीं उधर तक जाएंगे। पहली बात लिखो, बता दें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट Fe है, Fe को बोला +2 में बनोगे, बोलते हैं हाँ साहब। बोला उससे Fe+3 बनोगे, बोलते हैं हाँ साहब। बोला +2 से +3 जाने के लिए, बोला इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ता है, छोड़ दोगे, हाँ साहब छोड़ दूंगा। Fe+3 से +2 बनने के लिए इलेक्ट्रॉन खाना पड़ता है, खा लोगे, हाँ साहब खा लूंगा। जरूरत पड़ी तो खा भी सकता है, जरूरत पड़ी तो छोड़ भी सकता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। समझ रहे हो? खैर अब और डीप जाएंगे तो और जाएगी बात कि कौन अच्छा कैटलिस्ट है, कौन बेकार कैटलिस्ट है, फिर उधर हम घुस जाएंगे। समझ रहे हो? केमिकल काइनेटिक्स तो उधर नहीं जाते हैं। लिखो एक बार, ठीक है, लिखो लिखो, क्या लिखोगे? फेवरेबल कंडीशन फॉर हैबर्स प्रोसेस, पहले तो यही लिख लो, फेवरेबल कंडीशन फॉर हैबर्स प्रोसेस, फेवरेबल कंडीशन फॉर हैबर्स प्रोसेस। पहला लिखो लो टेम्परेचर, ताकि इधर ही आपका क्लियर हो जाए। पहला लिखो लो टेम्परेचर, पहला लो टेम्परेचर, पहला लिखो लो टेम्परेचर, पहला लो टेम्परेचर। दूसरा हाई प्रेशर, दूसरा हाई प्रेशर। पहला लो टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज फेवर्ड बाई, पहला लो टेम्परेचर, दूसरा हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, एंड तीसरा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक आयरन, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक आयरन। कॉन्टेक्ट में देखो V2O5 यूज होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। कॉन्टेक्ट में क्या यूज होता है, सॉरी कॉन्टेक्ट में V2O5 यूज होता है। HNO3 में क्या यूज होता है, प्लेटिनम यूज होता है वहां पे ऑस्टवर्ल्ड के अंदर। ठीक है, और उसके बाद से आ जाओ हैबर्स में क्या यूज होता है, आयरन यूज होता है। हाइड्रोजनेशन के अंदर क्या यूज होता है, निकल पीटी पीडी यूज होता है। अरे हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है, अल्केन बनाते हो जहां पे। ठीक है, तो लिख लिया आपने, ये तीनों बातें लिख ली, सबने लिख ली पूरी बात। तीन कंडीशन फेवरेबल होती है। अब हैबर्स प्रोसेस पहले लिखो, ये हैबर्स प्रोसेस है, पहले लिखोगे हैबर्स प्रोसेस। सर Br2 को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, वो भी वही Br इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खेलेंगे, एक बनेगा HBr, एक बनेगा HOBr। सर पढ़ते क्यों नहीं है, जरूरत ही नहीं है आपको, तो क्या करोगे पढ़ के? चले आगे चले। नोट करो, ये अभी नहीं नोट करना है, ये वाला पोर्शन नीचे वाला, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इसको अभी नहीं, इसको पहले करो। इसको कर लिया है? अब लिखो लिखो लिखो, हिंदी में नोट लिखो, पहले नोट लिखो, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नोट लिखो, क्लोरीन का पानी के अंदर, प्रॉपर हिंदी में लिखो, क्लोरीन का पानी के अंदर, क्लोरीन का पानी के अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है। लिखो, क्लोरीन का पानी के अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है। ठीक है, जबकि 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 फ्लोरीन पानी को ऑक्सीडाइज कर देता है, जबकि फ्लोरीन पानी को ऑक्सीडाइज कर देता है, जबकि फ्लोरीन पानी को ऑक्सीडाइज कर देता है, जबकि फ्लोरीन पानी को ऑक्सीडाइज कर देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट लिखोगे, कूल, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट, क्लोरीन का डिस्प्रपोर्शनेशन, क्लोरीन का डिस्प्रपोर्शनेशन
तब और भी ज्यादा इजी हो जाता है, तब और भी ज्यादा इजी हो जाता है, तब और भी ज्यादा इजी हो जाता है, तब और भी ज्यादा इजी हो जाता है जब मीडियम अल्कालाइन हो, जब मीडियम अल्कालाइन हो, जब मीडियम अल्कालाइन हो, जब मीडियम अल्कालाइन हो। अगला एक और सवाल लिखोगे, एक और पॉइंट लिखोगे, बस लिखो आई माइनस जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन है, एक पॉइंट लिखोगे आई माइनस जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन है। हाँ, आई माइनस जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन है, आई माइनस जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन है जो इलेक्ट्रॉन देने को आतुर है, मतलब पगलाया हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन देने को आतुर 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 है। हाँ बता रहा हूं, आगे भी लिखो। इसी वजह से, इसी वजह से, इसी वजह से कुछ आयन इसके साथ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इसी वजह से कुछ आयन इसके साथ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, कुछ आयन इसके साथ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इसी वजह से कुछ आयन इसके साथ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, कुछ आयन इसके साथ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये तीन मेजर बातें हैं इस पॉइंट की, ठीक है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक और लेयर टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-6 बातें बस केवल पढ़ाई है मैंने इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा नहीं कुछ पढ़ाया है। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर उसी में तो सब खुलता गया, राज खुलता गया, खुलता गया, खुलता गया, खुलता गया, रुक ही नहीं रहा है। अभी और आगे चल सकते हैं लेकिन नहीं जाएंगे, बस लिमिटेशन यहीं तक है। सुनो ये बात मैंने क्यों बोली, एक्चुअल में क्या होता है, आई माइनस क्या है, एक जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन जो इलेक्ट्रॉन देने को आतुर है। अब मान लो कोई ऐसा हो जो पगला जाए इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल Cu+2 इलेक्ट्रॉन लेके हमेशा क्या बनना चाहता है, Cu+1। ऐसे ही अगर मैं बात करूं Fe+3 हमेशा इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनना चाहता है, Fe+2 में जाना चाहता है। अब अगर मैं बात करूं ऐसे ही Tl+3 हमेशा इलेक्ट्रॉन खा के कहां जाना चाहता है, Tl+1। ऐसे ही अगर मैं बात करूं Pb जो है, Pb+4 हमेशा कहां जाना चाहता है, Pb+2। अच्छा ऐसे ही अगर मैं बात करूं Bi+5 कहां जाना चाहता है हमेशा, Bi+3। समझ रहे हो, इनके पीछे रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है बोलो जल्दी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है ये भी थोड़ा सा सुन लो। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, रुको वेट करो, सारे लोग इधर देखो, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, किसके अंदर बोलो जल्दी, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जरा गौर से सुनना, जैसे कि अगर मैं बात करूं थैलियम जो है ये ग्रुप 13 का होता है, तो इसमें कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 भी और कौन सी आएगी, +3 भी। अब बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, तो Tl+1 में स्टेबल या +3 में, तो +3 से ये कहां आना चाहेगा, +1। ऐसे ही आ जाओ Pb ग्रुप नंबर 14 का होता है, हायर कितना होगा, +4, और लोअर कितना होगा, +2। सर ये हायर और लोअर निकालते कैसे हैं, ग्रुप का लास्ट नंबर देखो तो हायर निकल के आएगा। अगर मैं तुमसे बात करूं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप का लास्ट डिजिट, क्या चेक करो बोलो जल्दी, ग्रुप का लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट कितना है बोलो जल्दी, 4, तो +4 इसका हायर होगा। अब एक काम करो, अगर मैं बात करता हूं लोअर निकालना है तो हायर -2 कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या निकल के आ जाएगा बोलो जल्दी, जैसे हायर कितना है इसका 4, अगर 4 में से कितना घटा है 2, कितना आ गया +2, इसका हायर कितना था 3, कितना घटाओगे 2, बचा कितना 1। तो एक बात तो ये +4 में ज्यादा स्टेबल या +2 में, +2 में, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ ग्रुप नंबर 15 में, यहां कौन पाया जाता है, Bi। तो Bi कितने में पाया जाता है बोलो जल्दी, इसका हायर बताओ, लोअर बताओ, किसमें ज्यादा स्टेबल। तो क्या +5 से जब मौका मिलेगा तुरंत +3 में आएगा या नहीं आएगा, क्या +4 से जब मौका मिलेगा ये +2 में आएगा, और ये +3 से जैसे ही मौका मिलेगा +2, यहां पे +3 से ये कहां आना चाहेगा, +2, +2 से ये कहां आना चाहेगा, +1। पक्की बात है बोलो है ना,
Fe का रीजन आपको वहां पे मिलेगा कोऑर्डिनेशन पढ़ते वक्त, ठीक है। कॉपर का तो फिर भी दे सकता हूं, अभी तुरंत दे दूं। ये क्या है, D9 कंफ्यूग्रेशन है या नहीं है, और ये क्या है बोलो जल्दी, D10, क्या है बोलो जल्दी, D10। तो D9 से D10 बनने का मौका मिलेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। सर इसका वाला रीजन बताओ, तो इसका वाला रीजन आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। इस बार नीट में ये सवाल भी था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही वाला सवाल था। सवाल क्या था वो बाद में बताऊंगा, अभी ध्यान से देखो। ये क्या है, D9 है, तो D9 से इसको क्या बनने का मौका मिला, D10। क्या तुरंत इलेक्ट्रॉन खा के भागेगा या नहीं भागे। और ये तीनों किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एम्स में एक बार सवाल आया, ये मैंने क्यों कराया, एम्स में सवाल आया, CuI4 -2 विल एग्जिस्ट और नॉट। सवाल क्या आया, CuI4 -2 विल एग्जिस्ट और नॉट। अब देखो ये सवाल कितना प्यारा है, ये एम्स का सवाल है, तो हमें क्यों करा रहे हो, अब तो आता नहीं है, तो इस बात की संभावना है कि आगे नहीं आएगा। अगर दे दो रिटर्न में तो मैं भी नहीं कराता हूं, नहीं तो मेरी बात मान लो फिर। यहां पे देखो होता क्या है, CuI4, यहां पे देखो x किसको मान लिया, कॉपर को। x एक आयोडीन की वजह से चार्ज, एक आयोडीन की वजह से चार्ज, -1 कितने आयोडीन है, x -4 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, -2 लिख सकता हूं या नहीं। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2, क्या आ जाएगा बोलो जल्दी, यानी Cu कितने में है, +2 में। क्या वो I- के साथ +2 में एडजस्ट कर सकता है। देखो सवाल कैसा बनाया था, आधे लोगों का तो हवा टाइट हो जाएगी। ये सवाल सच बताओ, तुमको कंसेप्ट भी आता रहता, फिर भी तुम ये बता सकते थे ये एडजस्ट करता है या नहीं, क्योंकि ये निकालना आना चाहिए। समझ रहे हो, यानी तुम्हारी कोऑर्डिनेशन के अंदर अभी लिखो कि कोऑर्डिनेशन के अंदर मास्टर जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाएगा तो मेरी कमजोर कड़ी है, उसे मुझे ढंग से सीखना है। पीछे कॉपी के लिखो, अभी लिखो, यही छोटी छोटी चीजें हैं। हमको ऑक्सीडाइजिंग नहीं आता, हमको रिड्यूसिंग नहीं आता, हमको प्रोडक्ट बनाना नहीं आता, हमको रिएक्शन पढ़ना नहीं आता, हमको प्लस चार्ज निकालना नहीं आता। ये छोटी छोटी गलतियों पे काम करो, बड़ी बड़ी चीजें तो वैसे ही आती जाती रहती है। दीदी रफ पे लिख लो, कहीं लिखो, हाँ लिखो लिखो लिखो, क्या लिखोगी, लिखो कि कोऑर्डिनेशन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बढ़िया से हमें सीखना है। एकदम हल्का मत लेना बाबू, अगर हल्का में लिए तो बस गए, समझ रहे हो। ये आपको अगर आ गया तो आपका सवाल एक तो जरूर सही हो जाएगा, कंफर्म है। वरना तो ऐसे ही आते हुए सवाल भी गलत करके आओगे तुम। कोऑर्डिनेशन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तरीके से सीखना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तरीके से सीखना है, तरीके से सीखना है, पहला चीज तो ये। हाँ ये पहला कमजोर कड़ी लिख लो, ठीक है। तो यहां पे देखो x कितने में आ गया, +2 में। तो कहा जाता है कुछ आयन डू नॉट शो एग्जिस्टेंस विथ I-, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन देने को आतुर है। क्या बोला था मैंने, इलेक्ट्रॉन देने को आतुर। ये कौन है बोलो जल्दी, इलेक्ट्रॉन देने को आतुर। और ये कौन है बोलो जल्दी, इलेक्ट्रॉन लेने को आतुर। कौन है बोलो जल्दी, इलेक्ट्रॉन लेने को आतुर। एक है इलेक्ट्रॉन देने को आतुर है, और एक कौन सा है, इलेक्ट्रॉन लेने को आतुर है। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये देना पसंद करेगा और ये लेना पसंद करेगा, लेगा तो ये Cu +2 नहीं रहेगा, +1 बन जाएगा। Fe +3 नहीं रहेगा, +2, Tl +3 +1 बन गया, Bi +5 +3 बन गया, Pb +4 +2 बन गया, खत्म बवाल। रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन। इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन के अंदर वेट करो तब तक के लिए, ठीक है। तो ये बातें आप नोट कर लेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, पहली चीज कहां लगता है, देखो सवाल यही बनेगा। तुमको अगर पूरा इनर्ट पेयर नहीं आता, लेकिन मेरी इतनी बात जितनी लिखी है इतनी भी आती है, तुम्हारा सवाल गलत नहीं होने वाला, ये डैम श्योर रहो। पहली चीज कहां लगता है, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। मैं 10 से 12 बार इस क्लास में बता चुका हूं इनर्ट पेयर इफेक्ट। हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहा जा रहा है, नीचे वाले जिनका मास सबसे ज्यादा है। नीचे वाला कौन है, थैलियम, इधर कौन है, लेड, और इधर कौन है, Bi। पक्की बात है, बोलो हाँ ना। इसमें क्या कहा जाता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर से ज्यादा स्टेबल होती है। दो सवाल, हायर कैसे निकलता है, लोअर कैसे निकलता है, बनता है या नहीं बनता है। हायर निकालने के लिए क्या करना है, ग्रुप का लास्ट 2 डिजिट। सर लोअर कैसे निकलता है, हायर में से 2 घटा देना। क्या सबके लिए लोअर आ जाएगा, यस आएगा, आएगा 100% वही लोअर होता है। तो ये हायर में स्टेबल होते हैं या लोअर में होते हैं, लोअर में। समझ रहे हो मेरी बात को, बस इनर्ट पेयर इफेक्ट में अगर तुमको इतना पता है तो तुम्हारा सवाल गलत नहीं होगा, मैं सारा सवाल समझा ले जाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात को, चलो इसको फटाफट छापो। हाँ नहीं 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 करेंगे, CuI4 -2 विल नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअल में वो देगा K2 CuI4 ऐसे करके देगा। तो K2 क्या बन गया, वो +2 -2 आ गया कि नहीं आ गया, वही आ गया। हाँ स्लाइड पीछे क्या लिखवाया था लास्ट वन पे, अच्छा ये वाला। हाँ पहले ये एक लाइन लिखोगे,
पहले ये तो लिखवा दिया ना कि ये एक्वस मीडियम में और इजी हो जाता है, तो ये वाला एक्सप्लेनेशन लिख लो। कौन सा ये पॉइंट लिखवाया, क्लोरीन का पानी के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है जबकि फ्लोरीन पानी को ऑक्सीडाइज कर। लिख लो एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 का है ये एक्सप्लेनेशन। 1 नहीं, 1 तो ये लिखवा है क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट होता है और फ्लोरीन ऑक्सीडाइज करता है पानी को। पॉइंट नंबर 2 क्लास में सर करें, क्लास में। अभी बोलेंगे तो फिर आ जाएगा आवाज। चलो ये वाला पहले नोट कर लो, इसके बाद एक दो सवाल और है। अच्छा, सवालों की नंबरिंग कर लो, कितने सवाल मैंने करवाए हैं टोटल। ये सवाल ना सवाल के फॉर्म में सारे लिख लेना, सब कुछ सवाल के फॉर्म में इजी रहेगा, वरना पॉइंट के फॉर्म में तो तुम भूल जाओगे। लेकिन ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। फ्लोरीन को पानी में डालोगे तो पानी को ऑक्सीडाइज करेगा, क्लोरीन को पानी में डालोगे तो पानी में डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, ब्रोमीन भी डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। कौन है भाई?
पूछे जाएंगे तुमसे ग्रुप की जब बात आएगी। लिखो 3 महा इंपॉर्टेंट सवाल, 3 महा इंपॉर्टेंट सवाल लिखो। कंपेयर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी among group 16, सॉरी ग्रुप 16 नहीं, ग्रुप 16, हाँ ग्रुप 16 भी ले सकते हो। ग्रुप 16 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कंपेयर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी स्लैश डेल्टा HEG ऑर्डर स्लैश डेल्टा HEG ऑर्डर स्लैश, अरे ये वाला स्लैश ऐसे लगता है ना, ऐसे ठीक है, ये वाला स्लैश इसे ही बोला जाता है स्लैश। लिखो ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 मस्ट है भाई, मस्ट है। तीनों जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, नीट में हो ना हो अगले साल पूछ ले यहीं से सवाल। कंपेयर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी स्लैश डेल्टा HEG ऑर्डर इन ग्रुप 16, 17 एंड 18, 16, 17 एंड 18। पहली चीज, अब देखो मैंने ये सवाल लिखा है, महा इंपॉर्टेंट लगा लेना, महा इंपॉर्टेंट सवाल है, लगा लिए एकदम। समझ रहे हो? यहां पे जरा गौर से देखो, यहां पे सुनो 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 सुनो। एक बात बताओ, हेलोजन में कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या ये 2p5 है? क्या ये 3p5 है? क्या ये 4p5 है? और क्या ये 5p5 है या नहीं है? अगर इन सब को एक इलेक्ट्रॉन खिला दो, क्या ये दौड़ के इलेक्ट्रॉन खाना चाहेंगे या नहीं खाना चाहेंगे? क्यों? क्योंकि ये सब क्या बनेंगे बोलो जल्दी? NP6, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एनसीईआरटी माता रानी ग्रुप नंबर 17 के अंदर एक लाइन लिखी हुई है। एक बात बताओ, इनको इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो इलेक्ट्रॉन खाने की इच्छा पॉजिटिव है या नेगेटिव है इनकी? तो डेल्टा HEG की वैल्यू क्या हो जाएगी बताना? ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव होता है या बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है? तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा या सिर्फ नेगेटिव होगा? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? तो एनसीईआरटी माता रानी, और इस बार जेई मेंस 2024 के अंदर, जेई वाले अटेम्प्ट के अंदर जनवरी। तो सर आप उधर क्यों फोकस कर रहे हो? अरे भाई वैसे ही सवाल नीट में अब आ रहे हैं, तू उठा के देख। जो जेई मेंस का सवाल था ना, एज इट इज केमिस्ट्री में तो कॉपी मार दिया उसको। और मैं बता रहा हूं केमिस्ट्री दोनों का एक बराबर ही है, अब दोनों का एक बराबर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। नो डाउट एडवांस में है, अभी भी है, एडवांस में बहुत अच्छा अंतर है, बट मेंस और नीट का अब अंतर नहीं रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका पेपर का लेवल डाउन हो गया है। समझ रहा हूं मेरी बात को? ये तो ऑलरेडी डाउन था, घुसा हुआ था जमीन में ही। तो नहीं सर, 42 में हालत हमारी खराब हो जाती है सर बनाने में सवाल। हाँ मानते हैं तुम्हारी होती है। सुनो इधर सुनो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव है तो डेल्टा HEG उतना ही क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, ये एग्जाम में 3 बार लिखी गई है और एनसीईआरटी की लाइन है। हेलोजन है most negative value of delta HEG in corresponding period। फिर से, हेलोजन है most negative, क्या बोल रहा है? most negative। क्या बोल रहा है? most negative, यानी एक्सट्रीम पॉजिटिव की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? और वो क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि उसको सामने क्या दिख रहा है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या दिख रहा है बोलो जल्दी? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि हेलोजन सैप मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा HEG इन करस्पॉन्डिंग पीरियड। 2 के अंदर ये 2p5 है, 3 के अंदर ये 3p5, 4 के अंदर ये 4p5, 5 के अंदर ये 5p5, 5p5। अगर मैं आपसे बात करता हूं, सब p5 वाले हैं, सब p5 वाले, ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का, क्या सबके सब सबके सब सबके सब? दोस्त आप मुझे सोच के बताओ, सबके सब सबके सब दोस्त बताओ, क्या p5 वाले हैं या नहीं है? और सबका सपना p6 बनना है या नहीं है? सब दौड़ के इलेक्ट्रॉन खाएंगे या नहीं खाएंगे? कर लो, मैसेज कर लो। नहीं नहीं कर लो। हा? तुम कहे बीच में एकदम से? गजब आदमी हो यार। तुमको बोल रहा है, पीछे वाले को बोल रहा है तुम्हारे। हम सोचे ये कहां से बीच में बोलने लगे। कर लो। नहीं, तुम्हारे पीछे वाले को शकल देखो, सारे लोग देखो इनको, इनको यस कर लो। अरे कर लो भाई। नीचे हाथ डाला हुआ था एक तो भरी क्लास में यार। अब मैं देख रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं? बगल वाला बताएगा मैं गलत बोल रहा हूं। नहीं, उसको डर है कि गलत बोल भी रहोगे तो नहीं नहीं बोल रहा है। क्या यार तू क्लास के अंदर बैठ के क्या करता रहता है? क्या करेगा तू जीवन के अंदर? गंदा बच्चा। तुम
तुम एक रील बनाओ इंस्टाग्राम पे जाके, समझ, छोटा बच्चे का नहीं चल रहा है आजकल, कर ले भाई, कर ले, बिल्कुल कर ले, वही जीवन है, वही मोक्ष है जीवन का, आनंद उधर ही मिलेगा। इधर सुनो, क्या सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा उतावला ये इलेक्ट्रॉन खाने को होगा, थर्ड पीरियड में ये होगा, फोर्थ पीरियड में ये होगा, फिफ्थ पीरियड में ये होगा, क्योंकि सबके सब P5 और सबको बनना क्या है। इसीलिए एनसीईआरटी बहुत क्लियर शब्दों में लिखती है, हैलोजेंस है मोस्ट नेगेटिव। अब ये मोस्ट नेगेटिव कब होगा, जब ये जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा। दीदी दीदी इधर इधर अगर हम बात करते हैं, सुनो जरा गौर से, ये जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, ये जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, उतना ही डेल्टा एचईजी क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, नेगेटिव। अब एनसीईआरटी लाइन क्या लिखती है, हैलोजेंस हैव मोस्ट नेगेटिव, यानी ये इसको क्या कहना चाहते हैं, मोस्ट पॉजिटिव, यानी उनकी इच्छा को क्या बताना चाहते हैं, मोस्ट पॉजिटिव, हाँ या ना। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलने वाला है, इनर्ट गैस। तो एनसीईआरटी लाइन लिखती है, ये पहले लाइन लिखो, हैलोजेंस हैव मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एचईजी इन करस्पॉन्डिंग पीरियड। लिखो, हैलोजेंस हैव halogens have most negative mark the word most negative डेल्टा HEG। कोई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं लिखेगा, सब लिखेंगे डेल्टा HEG, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है वो, डेल्टा HEG इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, 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 एंथैल्पी इसको बोला जाता है। मोस्ट नेगेटिव डेल्टा एचईजी इन करस्पॉन्डिंग पीरियड, इन करस्पॉन्डिंग पीरियड, इन करस्पॉन्डिंग पीरियड। सवाल नंबर दूसरा हेलोजन के ऊपर कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर बोलो तो सबसे ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन, देन किसका होता है, फ्लोरीन, देन किसका होता है, ब्रोमीन, देन किसका होता है, आयोडीन। ये पहला पॉइंट नोट कर लोगे, ये पहला पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर एक तो पूछा जाता है, दूसरा ये लाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से पूछी जा सकती है आपसे। ये लिखा हुआ है पी ब्लॉक क्लास 12 के अंदर, ये जो लाइन मैंने लिखवाई है अभी आपको, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, सुनो एक मिनट, अगर क्या चीज, हाँ क्या चीज, एटी के बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज आती हैं थोड़ी बहुत उसके अंदर। अब इधर सुनो, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहां पे जरा गौर से सुनो, अब आ जाओ कि मान लो अगर कोई NP6 बना हुआ है ऑलरेडी, वो कौन बना हो सकता है, इनर्ट गैसेस, क्या उसको इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो वो खाएंगे। तो अगर हेलोजन के लिए ये वैल्यू मोस्ट नेगेटिव है तो तो डेल्टा एचईजी की वैल्यू, तो डेल्टा एचईजी की वैल्यू, तो डेल्टा एचईजी की वैल्यू है नोबल गैस के लिए क्या होगी, होगी या नहीं होगी। ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। हेलोजेंस हैव मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एचईजी, तो नोबल गैसेस है, मैं क्या बोल सकता हूं, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एचईजी इन रिस्पेक्टिव या करस्पॉन्डिंग पीरियड, बोल सकता हूं या नहीं। अगली लाइन लिखो, अगली लाइन लिखो, लिखो, noble gases, noble gases have most positive, have most positive, have most positive, have most positive, have most positive value of, value of, value of delta HEG, delta HEG in corresponding period, in corresponding period, in corresponding period, in corresponding period, ठीक है, ठीक है, चलें आगे चलें, पक्की बात है। अब जरा गौर से सुनना, अगर तुम नोबल गैसेस को इलेक्ट्रॉन खिलाते हो तो उनकी इलेक्ट्रॉन खाने की इच्छा पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, डेल्टा एचईजी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो यहां पे जब डेटा देखोगे तो डेटा लगभग दिया गया है 48, इसके लिए दिया गया 116, इनके लिए दिया गया 96, इनके लिए भी दिया गया 96, इनके लिए लगभग दिया जाता है आपका 77, और इनके लिए आपका कितना दिया जाता है 68। एक बार एनसीईआरटी है किसी के पास, एनसीईआरटी है किसी के पास, एनसीईआरटी एक बार ही निकालो,
ये वाला डेटा मैच कराओ, इन दोनों के लिए कितना है, शायद इन्हीं, मतलब है डेटा यही, मैं कंफर्म हूं। एक बार एनसीईआरटी क्लास 12 की है पी ब्लॉक। बक बक सही है, एक बार जस्टिफाई कर ले यार, पता चला गलत आ गया कुछ तो, दुर्घटना से देरी भली। अरे नो पीस ऑफ एनसीईआरटी पीडीएफ क्लास 12 पी ब्लॉक, एनसीईआरटी पीडीएफ क्लास 12 टी ब्लॉक, टी ब्लॉक्स। पी ब्लॉक में ही होगा ना, हाँ पी ब्लॉक में तो होगा। हाँ निकाल लो बेटा, और निकालो, और काका निकालोगे भाई, सब यहीं कर लो, घर के लिए कुछ मत बचाना, ठीक है। आज भी इनको ऐसे ही करने की आदत होगी, इसीलिए चार चार के झुंड में जाते हैं सब, कहते हैं भाई तू करना, तब तक मैं शी करूंगा, यही है ना। हाँ क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हीलियम के लिए कितना लिखा है 48, नियॉन के लिए 116, आर्गन के लिए 96, क्रिप्टॉन के लिए 96, जेनॉन के लिए 78 और रेडॉन के लिए 68। हम देख लें, जेनॉन के लिए 77 और रेडॉन के लिए, तो हम भी तो वही लिखे हैं बे, यस सर का। अब सुनो, पहले ये बताओ ये किसका ऑर्डर दे रहा है, ईए का या डेल्टा एचईजी का, डेल्टा एचईजी का ऑर्डर क्या दे रहा है बोलो जल्दी, पॉजिटिव, सब पॉजिटिव में है कि नहीं है ये मुझे बताओ, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्लियर बात समझ में आई। डेल्टा एचईजी के पॉजिटिव होने का मतलब ये प्रोसेस एक्सो या एंडो, एंडो, एंडो मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसके ऊपर लगानी पड़ रही है ये मुझे बताओ, सबसे ज्यादा नियॉन, उसके बाद किसको लगानी पड़ रही है, उसके बाद बताओ, नियॉन के बाद, नियॉन के बाद बताओ, नियॉन के बाद अगर हम बात करें तो नियॉन के बाद क्लास कहां पे, आर्गन, उसके बाद बोलो जल्दी क्रिप्टॉन, बराबर हो गए, उसके बाद बोलो जल्दी जेनॉन, उसके बाद बोलो जल्दी, उसके बाद बोलो, पक्की बात है बोलो हाँ, ये ना, ये क्या है, ये एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, ये एनर्जी लगानी पड़ रही है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये तो किसका ऑर्डर हो गया, डेल्टा एच ई जी। अगर मैं तुमसे पूछूं, नहीं मानोगे, मान जाओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, ये पहला सवाल ये तो बन गया, दूसरा सवाल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर बता दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा ये मुझे बताओ, सबसे ज्यादा नियॉन से ज्यादा कौन होगा, आर्गन, आर्गन के बराबर कौन हो गया, क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद जेनॉन, जेनॉन के बाद रेडॉन, रेडॉन के बाद कौन हो गया, हीलियम। समझ रहे हो मेरी बात को। अब बात आती है हीलियम का सबसे ज्यादा क्यों हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये दोनों सवाल जेई के इसी ईयर के सवाल है, और इससे पहले अभी पूछे गए हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जेई मेंस, इसको आप बिल्कुल भी भूल के नहीं जाएंगे, और मैंने ये सवाल लास्ट में तीनों इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा ये याद रखने वाला है, ठीक है, ये तो एकदम ही याद रखने वाला है, क्योंकि नोबल गैसेस पे बहुत सारी रिसर्च होना अभी बाकी है, जनरली कंपाउंड बनाते हुए उन्हें नहीं देखा गया है, समझ रहे हो, और देखा भी किसे गया है, जेनॉन को देखा गया है, रेडॉन को देखा गया, RnF2 बनाया है, समझ रहे हो मेरी बात को, जेनॉन जेनॉन की अगर हम बात करते हैं, XeO2, F2, XeO3, XeF4, XeF6, जेनॉन का आप देखो मिलता है, आप नियॉन का कंपाउंड नहीं देखोगे, इलेक्ट्रॉन नहीं खाना पसंद करेगा, समझ रहा हूं मेरी बात को, जेनॉन का देखने को मिला, रेडॉन का देखने को मिला, हीलियम अंडर रिसर्च है अभी। और हीलियम की भी अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों हुआ सर, इसका सबसे ज्यादा क्यों होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज, पहला रीजन क्या है बोलो जल्दी, स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्या बोला मैंने बोलो जल्दी, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बोलो जल्दी, ज्यादा अट्रैक्ट, समझ रहा हूं मेरी बात को, स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा अब मैं तुमको बताने जा रहा हूं, तीसरा बस समझ लेना, ग्रुप नंबर 16, ये तीन बातें बस याद करने वाली हैं पूरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में। आपको पता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरुलियम और पोलोनियम, एक बात तो सेकंड और थर्ड में लोचा होता है कि नहीं होता है बस, यानी ऑक्सीजन और सल्फर में किसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा, सल्फर का, सल्फर के बाद कौन आना चाहिए, ऑक्सीजन आना चाहिए ना, नहीं आता है,
सेलिनियम आता है, टेरुलियम आता है, पोलोनियम आता है, फिर जाके ऑक्सीजन आता है। ये भी एक्सपेक्टेड है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लास्ट के 3 सवाल सबसे ज्यादा मुझे एक्सपेक्टेड है कि इस साल आपके नीट में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जब सवाल बनाता है तो या तो 16 का वो देगा, या 17 का देगा, या 18 का देगा। यही 3 मेजर बातें हैं। ये 3 मेजर बातें अगर तुम पकड़ लिए तो तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। 3 सवाल को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना। अगर तुम्हारा ये 3 सवाल हो गया फिर तुम आगे बढ़ सकते हो, फिर तुम पूरा पढ़ो। लेकिन ये 3 हमेशा याद रखना कि ये सबसे लास्ट में यहां ऑक्सीजन, इसमें तो खैर कोई पंगा नहीं है, इसमें बस ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट होती है, इसमें तो पंगा ही पंगा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इनको 18 और 16 को इनको तो हमेशा सर आंखों पे रखना है। और इसी के साथ आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टॉपिक पे पूर्ण विराम लगता हुआ अब आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो सवाल मन करे जाइए आप कीजिए। हेडिंग कहां, कितने बजे? अच्छा हाँ यार, एमडी सर बोले तो थे। तो एक काम करो, ये नोट करके जाओ। हक, ये पहले नोट करो, ये पहले नोट करो। नहीं नहीं नहीं, नोट करके उसके बाद नोट करो पहले फटाफट। टॉपिक खत्म हुआ नहीं, सब आलसी की तरह भागना चालू। तुम्हारी कल क्लास देखता हूं, नहीं होता है तो लगाता हूं यार। एक लगाने से बस यही होगा, कल तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन ले लें? सुबह कितने बजे? 5 बजे? पगला उगला है कारे। आज हम अपने दोस्त से आज हम अपने दोस्त को मैसेज किए दोपहर में, साहब तुमसे बात की हुए 1.5 साल हो गया वे। तो आज हम उसको मैसेज किया, हम बोले कितने बजे फ्री हो? तो बोलता है क्या भाई, जिसको ब्रेन की प्रॉब्लम हुई थी, बड़ा संकी आदमी था, गया एनआईटी त्रिची में। उस साले सिलेक्शन नहीं हो रहा था पहले, बाद में मिला तो एनआईटी त्रिची। एनआईटी त्रिची में बीटेक करने गया, 2 महीना 3 महीना किया, छोड़ दिया। त्रिची जो कि टॉप मोस्ट एनआईटी है इंडिया की, छोड़ दिया, आ गया बीबीडी लखनऊ में एडमिशन ले लिया। कह रहा इधर मन नहीं लग रहा है मेरा बीटेक में। फिर गलगोतिया चला गया नोएडा में, 1 साल में तो 3 कॉलेज बदला। पहले गलगोतिया में जाके एडमिशन लिया, फिर कहा हमसे बीटेक नहीं होगा, हम बीए करने जा रहे हैं। चला गया बीए करने, यूपीएससी की तैयारी करने। तुम पगला गए हो, अब तुम्हारा कुछ ना होना जाना। तो आज ऐसी बात हो रही थी, मैं बोला कितने दिन पहले हमने बात किया था, तो उसके वजह से ये वो कितने बजे फ्री रहोगे? मैंने बोला 8 बजे के बाद मेरी क्लास ओवर हो जाएगी, तो ये प्लान बना 9 बजे मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। 9 बजे कॉल करेंगे मतलब 11:30 उधर बज गया, ठीक है। और 11:30 बजे के बाद सुबह उठ पाएंगे 5 बजे? एक दिन छुट्टी संडे को ले लेते हैं। अच्छा, टेलीग्राम में जैसा भी रहेगा अपडेट आ जाएगा। हो गया? हाँ ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी खत्म, नई पेज नई शुरुआत, नए हेडिंग के साथ। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हो सकता है कल आपकी क्लास हो, और कल क्लास जो होगी वो कोशिश करेंगे मॉर्निंग में जल्दी जल्दी बुलाया जाए, 9-10 बजे तक बुला लिया जाए। अबे तब तक तो भैंस की तरह फैल के सो के उड़ जाओगे तुम लोग, मेलते मालते।